from Article 1 to Article 51. You are not allowed to forget any of this article. सब जानते हैं मंगल पांडे, उनका जन्म, बस ये एक फैक्ट लिख लो, 4 अगस्त 1947 को कुछ लोग पाकिस्तान जा चुके थे। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तानी में आपको पता है ना, पाकिस्तान में जबरदस्ती कन्वर्जन करवाया जा रहा था। सेटल हो गया है महाराष्ट्र में, कोई सेटल हो गया है यूपी में। तो आसाम अकॉर्ड क्या है? मेमोरेंडम ऑफ। इतना डिटेल में आसाम अकॉर्ड भी आपको कोई नहीं बताएगा, हमने आसाम अकॉर्ड भी आज देख लिया है। हमने पिछली बार वैसे देखा जाए तो सिटीजनशिप स्टार्ट कर लिया था। एक चीज हमने कवर कर ली है, और वो क्या है आपका? स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्या था? क्या था? भारत के पूरे 28 राज्य कवर रहते हैं, वो उसमें वही कहा गया है। यूनियन में हमारा क्या था? इंडिया दैट इज भारत, है ना? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपका आर्टिकल 2 क्या था? एडमिशन, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आपका तीसरा आर्टिकल क्या था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। मैंने क्या बोला था, याद कैसे रखना है? फॉर्मेशन में 2 सिलेबल्स है, फॉर और मेशन। फॉर में कितने लेटर है? लेटर है, तो 3 लेटर, आर्टिकल तीसरा। और चौथा आपका आर्टिकल क्या कहता है? जो भी चेंजेस यानी कि किए गए हैं आर्टिकल 2 एंड 3 में विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट एट ऑल। इसका मतलब क्या है? अब देखो, फिर से मैं बता देता हूं, हमने अभी तक टोटल 4 आर्टिकल किया है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आपका आर्टिकल हमने स्टार्टिंग के 4 देखा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और मैंने पहले ही बताया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनियन टेरिटरी कवर नहीं हो रहा है, क्या कवर है? पूरे 28 राज्य। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में फर्क है। फिलहाल आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि हमने आर्टिकल 2 में क्या देखा था? इसका बेस्ट एग्जांपल सिक्किम। सिक्किम को हमने ऐड किया है, ये चीज समझ में आ रही है? अब तीसरा आ जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में तो अभी ऐसा स्पेसिफिक हमने अलग से किसी को भी फॉर्म नहीं किया है, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, लेकिन हम कभी भी एक नया राज्य उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर्मेशन मतलब बनाना, एडमिशन मतलब ऐड करना, ठीक है? अब आएगा आपका चौथा, ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी चेंजेस होंगे उसको अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपके आर्टिकल 4 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कि 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होगा उसे अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा? क्योंकि अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है? 368। भूलना मत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा। अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है? 368। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 368 में जब भी हम यूज करते हैं उसके लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3। मतलब अगर किसी बिल को पारित करना है तो 66.66% जब तक आपको उसके लिए वोट नहीं मिलता वो बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको हम अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको पता है जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको कहीं तो भी ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं होगी, कि उन लोगों को मुझे लगता है कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी कि अमेंडमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अमेंडमेंट आप सारे लोगों को पता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना, संशोधन करना। कहां पर चेंज करना? संविधान में। मुझे कोई बताएगा इसका आर्टिकल पार्ट क्या है? 20। अमेंडमेंट में देखो मैंने कैसे लिखा है, एएम में कितने लेटर हो गए? 2, और डॉट को जूम करो 0 बन जाएगा। ये हमारा ट्रिक था, सारे पार्ट्स के ऊपर, सोर्सेस के ऊपर, शेड्यूल के ऊपर। अभी देखो सोर्सेस के ऊपर कम से कम आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन हम कम आते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग का यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, ये छोटा सा, सोचो यूनियन ऑफ स्टेट्स को पढ़ाने में हमको 1 घंटा लगा था, रिकॉल करने में कितना देर लगा? सिर्फ 5 मिनट। देखा जाए तो ये इतना ही है, इसी पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से सिटीजनशिप पे आ जाते हैं। हमने अभी तक क्या देखा था? आर्टिकल्स हमने देखे हैं, टोटल देखा जाए तो 5 से लेकर 11 तक। ये क्या होता है? अच्छा हाँ, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब क्या है?
सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप में टोटल कितने आर्टिकल है? 5 से लेके 11 तक। कितने हैं टोटल? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे? 7 आर्टिकल्स। अब वो 7 आर्टिकल्स हमने थोड़ा सा देखा था, वो फिर से रिकॉल करा दूंगा। बट हम सिटीजनशिप का चैप्टर चालू करने के लिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भारत में कितनी तरह के लोग रहते हैं? 2 तरह के लोग रहते हैं। एक है सिटीजन्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नागरिक। पॉलिटी में आपके एलियंस वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है फॉरेनर। क्या होता है? फॉरेनर। अब फॉरेनर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली फॉरेनर्स, यानी कि फ्रेंडली एलियंस, और एक होते हैं एनिमी एलियंस। मैंने आपको पता है ये सेपरेट करके क्यों दिया है? एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए विच अमंग द फॉलोइंग पीपल डू नॉट एंजॉय आर्टिकल 22 या डू नॉट हैव आर्टिकल 22। उसका आंसर क्या हो जाएगा? एनिमी एलियन। अब एनिमी एलियन का मतलब क्या है? ऐसे देश के नागरिक जो भारत में एज ए टूरिस्ट, यानी कि ऐसे फॉरेनर्स जो भारत में घूमने आए हैं और उन देश के साथ हमारा क्या है, रिलेशन अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये 2 एग्जाम्पल्स पिछली बार दिया था। वो क्या एनिमी एलियंस है। अब एनिमी एलियंस का मतलब, अगर उनको हमने पुलिस ने अरेस्ट कर दिया तो उनके पास आर्टिकल 22 अवेलेबल नहीं रहेगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है? अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आपके पास हक है कि आर्टिकल 22 के तहत आप अपने लॉयर को कॉल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई नीड टू कॉल माई लॉयर। बट वो किसके पास अवेलेबल नहीं है? एनिमी एलियन के पास नहीं है। बस इसीलिए मैंने ये वाली चीज आपको इंट्रोड्यूस कराई थी। थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया। अब याद रखिएगा एक और चीज, ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स है जो केवल इंडियंस के पास अवेलेबल है। मतलब क्वेश्चन क्या बन सकता है? विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास फंडामेंटल राइट 15 अवेलेबल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फॉरेनर्स। समझ में आ रहा है? या पूछा जाएगा विच अमंग, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने पूछा, ये ए बी सी डी, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है 15, 18, 11, 24। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो केवल इंडियन के पास अवेलेबल है? 15। बस ये ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको उस चीज के लिए अवेलेबल रहने। तो ऐसे टोटल कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है जो केवल इंडियंस के पास अवेलेबल है। 5 आर्टिकल में 15, 16, 19, 29, 30। हम ये अवेलेबल, ये जो 5 आर्टिकल्स है ना, ये आपको डिटेल में मैं कब बताऊंगा? नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी तब हम फंडामेंटल राइट करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा दिस आर ऑल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। यानी कि कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में ही। ठीक है, आगे बढ़े और देख लेते हैं अगली चीज क्या हो जाएगी। भारत में किस तरह की सिंगल सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स भी दिए थे, ऐसे देश जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। ड्यूअल सिटीजनशिप में आपको कुछ एग्जांपल्स जैसे कि न्यूजीलैंड, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि सिंगापुर, नहीं सिंगापुर नहीं, स्विट्जरलैंड था। ठीक है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस कुछ कंट्रीज है। जैसे बड़ी कंट्री में आपको क्या याद रखना है? यूके, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। चलिए एटलीस्ट ये 4 देश आपको याद रखने हैं जहां पर कैसे सिटीजनशिप चलती है? ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। चलो एक पांचवा याद रख लेना, स्विट्जरलैंड, स्विस। ठीक है, हाँ अब ऐसे बेटा बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कम से कम 5 याद रखिए। आगे आ जाते हैं। ये सारी चीजें तो बाकी बकवास है, बस एटलीस्ट बकवास है मतलब मैंने पहले बता चुका है। शॉर्टकट हम अभी रिवीजन कर रहे हैं कि हमने पिछला क्या पढ़ा है। अब तक हमने क्या देखा? भारत में कैसे लोग रहते हैं? 2 तरह के लोग रहते हैं। वो 2 तरह के लोग में सिटीजन और एलियन है। एलियन भी 2 तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन के पास आर्टिकल 22 होता है, एनिमी एलियन के पास आर्टिकल 22 नहीं होता है। भारत में किस तरह की सिटीजनशिप होती है? सिंगल सिटीजनशिप होती है। चलिए अब यहाँ पर ड्यूअल अदर फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी है। आगे देख लेते हैं और क्या था। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेरे लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 1 से लेके 51, यानी फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51, यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट एनी ऑफ दिस आर्टिकल। आपको रट्टा मारना पड़ेगा 51 आर्टिकल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? जंप मारेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में। आई होप कि हमने स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल्स काफी अच्छे से याद किए हैं। चलो अभी देख लेते हैं आर्टिकल 4, मुझे कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स क्यों नहीं है?
ठीक है, बताइए। आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चीज अगर चेंज की जा रही है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। ये आर्टिकल 4 यानी कि आर्टिकल 4 का लेना देना किससे, आर्टिकल 2 और 3 से लेना देना है। अब स्टार्टिंग का 3 आर्टिकल फिर से एक और बार रिकॉल कर लो। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आ जाते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूं। 10 11 हम हमेशा जब भी रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो पहले 5वां नंबर याद करेंगे, फिर 10वां नंबर याद करेंगे, फिर 11वां नंबर याद करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ो, 5 10 और 11। 11 इसलिए क्योंकि आखिरी आर्टिकल 11 भी है जो सिटीजनशिप से डील करता है। 5वां आर्टिकल क्या है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले बताया है, अलग से ना, ऐसा एक मैंने, ये देखो, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक वाक्य दिया था, ये एक सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिया था और अलग अलग डेट्स थी। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। बिगनिंग मतलब, हाँ, 26 जनवरी 1950। मतलब आर्टिकल 5 किससे डील करता है कि अगर आप 26 जनवरी, वैसे तो मैं ये डिटेल में बाद में बताने वाला था बट अभी भी बता देता हूं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, अगर आप 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में 5 साल रह चुके हो, मतलब आप भारत के सिटीजन कहलाओगे। आर्टिकल 5 आज लागू नहीं होता, ये उस समय पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, गए थे, उन लोगों पे लागू होता था। समझ में आ रहा है। आर्टिकल 5 के तहत आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन रूल क्या है, 26 जनवरी 1950 में, उसके पहले आपको भारत में कितने साल रहना पड़ेगा, 5 साल। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले थे, अभी मैंने बता दिया। बट अभी आ जाते हैं, बट जो मैंने बोला बाय बर्थ आपको मिलेगा, लेकिन कब कब पैदा होना पड़ेगा, 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले। या तो आपको भारत में रहना पड़ेगा, या तो 5 साल पहले आप यहां पैदा हो चुके हो। आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 में आपकी बात की जा रही है राइट्स की, मतलब आपके हक के ऐसे पर्सन के जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 किससे डील कर रहा है, पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति जो भारत में आए हैं, क्या वो सिटीजनशिप उनको दी जा सकती है या नहीं, उससे डील करता है। वैसे तो दी जा सकती है, उसके कंडीशन है, वो हम आपको डिटेल में आगे देखेंगे। अब आर्टिकल 7 यहां पर गिवन नहीं है, बट आर्टिकल 7 मैं बता देता हूं। देखो, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन हु माइग्रेटेड पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए होंगे, तो हमने क्या अखबार में एक डेट डाली थी कि भाई जो लोग पाकिस्तान में गए हैं वो वापस आ सकते हो, आपको इस डेट तक ही आपको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। पक्का। ये आर्टिकल कौन सा डील करेगा, 7। अब आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ये किसकी बात करता है, सिटीजनशिप के राइट्स की बात करता है, लेकिन कैसे लोगों की, इंडियन ओरिजिन। मतलब इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन। आपको पूछा जा सकता है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं फॉरेनर। ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन मतलब उनके पापा या दादा भारत के सिटीजन थे, लेकिन वो बाहर पैदा हो गए। तो आर्टिकल 8 किससे डील कर रहे हैं, फॉरेनर से। फॉरेनर्स मतलब इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर एक्चुअली में वो क्या होगा, फॉरेनर डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन फॉरेनर ही कहलाएगा जो बाहर रह रहा है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन से डील करता है। तो क्या वो सिटीजन बन सकता है कि नहीं, इसकी भी कंडीशंस होती है, हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। आर्टिकल 9 क्या करता है, ये आपके लिए ना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। इसको मैं रेड से बता देता हूं। रेड दे दिया मतलब सबसे ज्यादा चांसेस है इसी आर्टिकल पे आने के। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या करता है, आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से किसी देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, ठीक है, आपकी भारत की सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं अब। पर्सन सन हु वॉलेंटरीली, जो अपनी मर्जी के अनुसार, एक्वायर्ड मतलब धारण करना, ठीक है, हु वॉलेंटरीली एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जिसने विदेशी सिटीजनशिप ले ली है, वो क्या होगा, भारत का सिटीजन नहीं कहलाएगा। बताओ आर्टिकल 9 में ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि भारत के संविधान में थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अगर उसने फॉरेन की सिटीजनशिप ले लिया है, मतलब वो तो डबल सिटीजनशिप हो गई। समझ में आ रहा है।
इसलिए आर्टिकल 9 किससे, आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा है कि आपकी आर्टिकल, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करता है, आंसर क्या होगा, नहीं। आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेशन पावर किसके हाथ में है, नाइन्थ वाले उसमें पावर है। हाँ हाँ बोलिए। फॉर एग्जांपल सर अभी विराट कोहली ने हाँ बोल लीजिए पहले पूरा आपने। वहां के ले लिया। हाँ क्रिकेट खेला जाएगा वहां क्रिकेट। हाँ बहुत अच्छा था। देखो यही चीज है, वकील जब वकालत करता है ना बेटा, शब्दों का फर्क पड़ता है। ये देखो ये एक शब्द है, आप जो विराट कोहली की बात कर रहे हैं, विराट कोहली को भी इंग्लैंड ने अपनी सिटीजनशिप दी, ब्रिटेन ने दिया ना शायद, किसने दिया, अच्छा लेना नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा था ऐड कर लिया है बेटा आरपी। चलिए ठीक है, फिलहाल ये आपको याद रखना है। अभी मैंने जो न्यूज देख रहा था मेरे को कहीं से पता चला कि विराट कोहली को ब्रिटेन सिटीजनशिप दे रहा है अपनी। अगर मान लेते हैं उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, तब भी विराट कोहली की सिटीजनशिप रद्द नहीं की जाएगी। क्यों, इस शब्द के कारण ना, इस शब्द के कारण उसकी सिटीजनशिप रद्द नहीं करी जाएगी, वॉलंटरीली। अगर कोई व्यक्ति अपने मन मुताबिक यानी अपने मन से किसी की देश की सिटीजनशिप लेता है तो रद्द की जाएगी, वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से। लेकिन अगर इंग्लैंड वाले, उसने इतने साल क्रिकेट खेला, उसके सम्मान में अपनी सिटीजनशिप उसको गिफ्ट कर दी है कि आप लोग मान लो, हम तो आपको सिटीजनशिप मान दे देते हैं, उसमें सिटीजनशिप रद्द नहीं की जाएगी। सचिन तेंदुलकर भी उसमें एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिछली बार एक और मैंने चीज बताई थी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एक दिन, आपने बहुत कम लोगों ने देश का नाम सुना होगा, कोट डी आइवोरे, कोट डी आइवोर, ये एक देश है। एक बार प्रणब मुखर्जी इस देश में गए, वहां के राष्ट्रपति को काफी अच्छा लगा उनका व्यवहार, उन्होंने इनको अपनी सिटीजनशिप दे दी। लेकिन आज भी वो क्या कहला रहे हैं, इंडियन कहला रहे हैं। वो तो फ्री में यहाँ वीजा फ्री एंट्री मार सकते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट यूज, इंडियन गवर्नमेंट भी किसी को दे सकती है, बट इसका एग्जांपल अभी रिसेंट में तो मेरे को नहीं दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट भी दे सकती है किसी को, अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो, कि आप यहाँ आ सकते हो। इवन रिसेंट में, अब देखो एक बात बताता हूँ, गोल्डन वीजा, आपको पता है ऐसा गोल्डन वीजा कुछ चल रहा था, 10 साल तक आप वीजा फ्री एंट्री मार सकते हो यूएई। भारत पहला सिटीजन मेरे ख्याल से इंडिया का संजय दत्त या कोई था जिसको यूएई में गोल्डन वीजा मिल गया। समझ में आ रहा है, वैसे इंडियन भी अपनी कोई स्कीम चालू कर सकते हैं और उसमें बात सकते हैं कि भैया आप अब हमारे नागरिक हुए। अच्छा देख लेते हैं, अब यहाँ पर 2 आर्टिकल और रह गए, ये देखो इसलिए एडिट करवाना पड़ेगा। आपने हमने अब तक कौन से आर्टिकल देख लिए, आर्टिकल 9 यहाँ पर दिया हुआ है, 10 और 11 मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, एक और अब 10 क्या है वो बता देता हूँ। चलो एक काम करेंगे, 10, हाँ रबर कहाँ है, चलिए एक बार हम ना रिकॉल फिर से करेंगे। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहां तक तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब आएगा आपका 10। ठीक है, 10 में क्या कहा गया है, कंटिन्यूएंस ऑफ, कंटिन्यूएंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, या इतना रख सकते हो, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जो भी होगा आप इतना लिख लीजिए। आपका 10वां आर्टिकल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, बस। और आपका आएगा 11वां आर्टिकल, पार्लियामेंट हैज द राइट रेगुलेट सिटीजनशिप राइट्स, या राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। चलिए अब आपको ये 10 पता चल गया। अब एक आखिरी बार फिर से रिकॉल करते हैं, आगे बढ़ने से बेहतर क्या होगा, बार बार रिकॉल करना और आपको ये पता लगाना, समझ में आ रहा है। वन लास्ट टाइम, जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बताऊं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक सिटीजनशिप है, सबसे कंफ्यूजिंग, इसमें बहुत सारी डेट्स याद रखनी है, लेकिन हम याद रख लेंगे आसानी से। फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 5 क्या था, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, हाँ लेकिन फिर भी कमेंसमेंट याद रखिए, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा आर्टिकल आपका ये कहता है, कमेंसमेंट का मतलब क्या है, बिगिनिंग। ठीक है, अब दूसरी चीज, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 26 जनवरी 1950। आखिरी बात, आर्टिकल 6 क्या कहता है, राइट्स ऑफ अ सिटीजन
हाँ, राइट्स ऑफ अ सिटीजन या सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो नागरिक बन सकता है कि नहीं। सातवां उल्टा है, जो भारत से पाकिस्तान में गए हैं वो भारत के नागरिक बन सकते नहीं है क्या नहीं, अगर वापस आए तो। आठवां क्या कहता है, वो राइट्स के बारे में बात करता है ओवरसीज सिटीजन या तो फिर इंडियन ओरिजिन के बारे में, यानी वो राइट्स किसकी बात करता है, इसमें भी राइट्स गिवन है कि भैया उनके राइट्स क्या होंगे, क्या वो सिटीजन भारत के बन सकते हैं कि नहीं, कौन, इंडियन ओरिजिन बंदा। कोई बंदा जो इंडियन ओरिजिन है तो क्या वो भारत का नागरिक बन सकता है कि नहीं। नाइन्थ में क्या कहा गया है, डायरेक्ट टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इतना चीज तो याद हो ही गया होगा। अब मैंने केवल 10वां समझाया नहीं है, व्हाट इज कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब ये है कि आप अगर भारत के एक बार नागरिक बन गए तो दोबारा आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वंस अ सिटीजन ऑलवेज अ सिटीजन, ये ऐसा है कि अगर आप एक बार नागरिक बन गए लाइफ टाइम आप भारत के नागरिक रहेंगे, अनटिल और अनलेस आप किसी और देश की नागरिकता को अपनाते नहीं है या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। या इसमें एक कंडीशन भी दी हुई है, पार्लियामेंट को राइट है कि वो थोड़े बहुत चेंजेस करके रूल्स बना के उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती है उसकी टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। और आखिरी में क्या है, पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप राइट्स, यानी वो सिटीजनशिप में जो भी चेंजेस करेगी वो कौन से अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल के थ्रू करेगी, 11 के तरीके से। आपकी जो भी कंडीशन है सिटीजनशिप को एक्वायर करने की वो चीज चेंज की जा सकती है। हमने अब तक एक पूरा 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ यहीं पर आपका खत्म नहीं हो जाता, लेकिन देखा जाए तो मोटा मोटा आपने सिटीजनशिप पूरा खत्म कर दिया है। हाँ, पार्लियामेंट हैज द राइट, पार्लियामेंट को हक है रेगुलेट, रेगुलेट मतलब मॉडिफाई भी लिख सकते हो। पार्लियामेंट को हक है कि वो आपकी चीज क्या मॉडिफाई कर सकती है सिटीजनशिप के राइट्स को। हमारे जो भी राइट्स है उसको मॉडिफाई करने का हक किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 11 कहता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़े फिलहाल, अब जाते हैं आर्टिकल 5 की तरफ। आर्टिकल 5 को डिटेल में देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 5 क्या है, अब देखिए आ रहा है। ठीक है, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल, ये डोमिसाइल है, हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस, मतलब आर्टिकल 5 कहता है अगर किसी भी इंसान को भारत का सिटीजन बनना है तो उसको कितनी कंडीशन फुलफिल करनी है, 3 कंडीशन है, उसमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर लिया तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब कंडीशन क्या है, ये देखिए पहली कंडीशन आपको दिख रही है, ही और शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर मैं बोला बाय बर्थ है, अगर वो भारत में पैदा हो गए तो वो क्या कहलाएंगे, भारतीय सिटीजन। दूसरा कंडीशन क्या है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, अब इसके लिए तीसरी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उनके कोई भी पेरेंट्स में कोई या माता या पिता भारत में पैदा होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है if he or she has been ordinarily resident in India for 5 years before the commencement of the constitution, ये मैंने पहले ही बता दिया है। थर्ड वाले को मैं थोड़ा इजी करके बता रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति, थर्ड कंडीशन सबसे मुश्किल लगेगी और थोड़ी बड़ी भी है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में कितने साल रहना जरूरी है, 5 साल, बस ये कंडीशन आखिरी वाली है। एक बार आप आखिरी कंडीशन अच्छे से लिख लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आर्टिकल 5 सबसे आसान है, कवर हो चुका है, लिख लीजिएगा। आर्टिकल 5 की टोटल 3 कंडीशंस। आपको एक बात बताऊं, हम इतना जो डीप में देख रहे हैं ना, इट इज लाइक यूपीएससी वाला, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो बट ये समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। आपको मैं फिर भी बता रहा हूं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ है। अगर आप ये नहीं भी लिखे तो भी आप इसको बाद में कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ये तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए अगर आप, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, शॉर्टकट मारो, शॉर्टकट मारो, ये सब बेटा मतलब अपने को लड्डू भी चाहिए, अच्छा मिलता भी नहीं होता। चलो ठीक है, याद रखिएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा करवा सकता हूं मैं। अगर आप चाहेंगे ये इतना डिटेल में नहीं करना है यार, 5 6 7 8 9 10 11 हमने रट्टा मार लिया, आगे बढ़ेंगे। ये वाली लाइन कोई भी आप लिख सकते हो, एनी पर्सन
आप देखो ये मैं बता रहा हूं, 26 जनवरी के पहले हिंदी में लिख लो ना, कोई भी पर्सन 26 जनवरी 1950 से पहले आना जरूरी है और 5 साल रहना जरूरी है। मतलब कोई भी इंसान अगर भारत का सिटीजनशिप अगर उसको चाहिए तो उसका क्या करना जरूरी है? देखो 1945, 26 नहीं, यहां 25 लिखना पड़ेगा। 25 जनवरी 1945 के पहले, समझिए, या उसके बाद में रह रहा हो, ये आप कंडीशन लिख सकते हो। इसके बाद वो या उसके पहले का होना चाहिए। इसके बाद का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 5 साल हो ही नहीं सकते ना, इसके पहले ही आके रहना जरूरी है। अगर वो पैदा नहीं हुआ है उसको भी सिटीजनशिप चाहिए तो तीसरी कंडीशन वो है। पहली कंडीशन क्या है 5 की, कि वो डायरेक्ट भारत में पैदा हुआ हो। कब? 26 जनवरी 1950 के पहले, ठीक है, या आसपास। दूसरी कंडीशन क्या है? उसके कोई भी माता या पिता भारत में पैदा हुए होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है? अगर वो पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पा रहा, दूसरी कंडीशन भी नहीं फुलफिल कर पा रहा, उसके माता पिता भी मान लीजिए भारत के सिटीजन नहीं है, वो भी भारत में पैदा नहीं हुआ, तो तीसरी कंडीशन उन लोगों के लिए है कि उनको कब रहना भारत में, कम से कम 26 जनवरी के पहले भारत में कितने साल रहना जरूरी है? 5 साल। तो वो भारत की उनको सिटीजनशिप 5वें आर्टिकल के थ्रू मिलेगी। पक्का समझ में आया? अब आगे देख लेते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा अब टफ लगना चालू होती है। आपके लिए सबसे टफ आर्टिकल है 6वां और 7वां, लेकिन हमने इतनी बार पढ़ लिया कि कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ डेट्स आपको याद रखनी है। देखिए, अब इसमें भी बेटा आपकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये वाला छोड़ दीजिए, डायरेक्ट अब बताते हैं, वो वाला छोड़ दीजिए। आपको वो तो पता ही है ना कि आर्टिकल 6 क्या है? ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं भारत के सिटीजन बन सकते हैं कि नहीं, अब वो बता रहा हूं मैं। इफ ही और शी वॉज बोर्न इन इंडिया, पहली कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हो, इफ ही और शी, पहली कंडीशन, उसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हो? देयर पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया, ये सेकंड कंडीशन हो गई। पक्का? पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन तो कॉमन है। अब तीसरी कंडीशन में आते हैं, देखो उसी तीसरी कंडीशन को मैंने यहाँ कंडीशन 1 और 2 लिखा है। अब अगली कंडीशन देखते हैं। ही और शी माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1900, ये है आपकी पहली कंडीशन। इसको तो छोड़ भी सकते हो, ये तो कॉमन हो गया। इसको एक काम करिए, इसको कट करिए। अब आपके लिए कंडीशन 1 आर्टिकल 6 की फ्रेश बता रहा हूं। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आया है उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बट पहली कंडीशन क्या बोलते हैं? ही और शी माइग्रेटेड टू इंडिया, डेट याद रखिए, बिफोर 19 जुलाई 1948। अब 19 जुलाई याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? पहले ये लिख लीजिए पहली कंडीशन। 19 जुलाई कैसे याद रहेगा? चलो एक काम करते हैं, 19 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डे बता देता हूं तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। कौन कौन जानता है मंगल पांडे को? सब जानते हैं मंगल पांडे। उनका जन्म, बस ये एक फैक्ट लिख लो, सच बता रहा हूं, ये जीवन भर मत भूलना। आज एक फ्रीडम फाइटर का बर्थडे बताया है मैंने। मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई को, और मंगल पांडे सबके छक्के छुड़ा देते थे, इसलिए यानी आर्टिकल 6 से रिलेशन है उनका। आर्टिकल 6 की एक कंडीशन है कि पाकिस्तान से जो, अच्छा, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आए हैं उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या थी? 19 जुलाई 1948 के पहले आने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ऐसा हमने हर अखबार में छाप दिया था कि जो जो अगर भारत आना चाहते हैं पाकिस्तान से आ जाइए, आप भारत के सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन आपको कब तक, डेडलाइन क्या है उनकी? 1948 के पहले आना है, ये पहली कंडीशन है। लेकिन एक बात बताइए, मान लेते हैं वहां पे कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो अखबार में पढ़े होंगे यार डेडलाइन उन्नीस उन्नीस जुलाई की है। अगर कुछ व्यक्ति 19 जुलाई के बाद में पहुंचे तो उनको भी दिया जाएगा, कंडीशन 2 उसी के बारे में है। कुछ लोग हो सकते हैं अपना जमीन बेचना हो, कुछ बेचना हो, या उनको आने में एक दिन लेट हो गया हो, तो उन लोगों को भी सिटीजनशिप दी जाएगी, बट कंडीशन क्या है? 6 महीना रहना पड़ेगा एप्लीकेशन देने के पहले। समझ में आ रहा है? कंडीशन 1 और 2 एक समान है, बस कंडीशन 1 क्या बोलता है? उनको किसके पहले आना है? 19 जुलाई 1948 के पहले। बट ऐसे लोग जो 1948 के बाद जो है, उनको कंडीशन फुलफिल करनी है कि उनको भारत के सिटीजन का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके पहले 6 महीना भारत में रहना जरूरी है। ये है आर्टिकल 6। बस 2 कंडीशन, आपका खत्म। अगर किसी के कोई डाउट होगा कोई मुझे पूछ सकता है। आर्टिकल 5 और 6, 7 होने के बाद मैं दो दोबारा रिकॉल करा दूंगा।
मैंने उनको ऐसे रखना पड़ेगा फिर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो अभी भी है सर। हाँ हाँ बोलिए। आजादी से पहले भारत तो पूरा था। भारत पूरा था। 6 महीने भारत में रहे। भारत के अंदर नहीं, आजादी के पहले का, ये तो आजादी के बाद का ना, 1948। अगर कुछ लोग 1940, देखो कुछ लोग अगर 19 जुलाई, अब देखो कुछ लोग, अब देखो ये मैं समझा देता हूँ इनका डाउट क्या है। इनका डाउट ये है, भारत तो भाई पहले अखंड था, लेकिन भारत ये डिवाइड हो चुका है। ये कंडीशन हम तब की बता रहे हैं। कुछ लोग क्या हुआ था, जब 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, 15 अगस्त 1947 को, कुछ लोग पाकिस्तान जा चुके थे। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तानी में आपको पता है ना, पाकिस्तान में जबरदस्ती कन्वर्जन करवाया जा रहा था कि आपको इस्लाम में कन्वर्जन करने हैं। कुछ लोगों को सताया जा रहा था, तो ट्रेन से भर भर के लोग इलीगली भारत में आ रहे थे। तो भारत में संविधान में पहले ही लिख चुका था। उन्होंने क्या बोला, ऐसे लोग जो भारत में मतलब वहां पर जा चुके हैं लेकिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, तो आप भारत में आ जाइए, लेकिन कंडीशन क्या है, कब तक नहीं, 19 जुलाई 1948। समझ में आ रहा है। और 6 महीने का रूल क्या है, कुछ लोगों को आने में अगर देर हो गई तो आप भारत में आइए, पहले 6 मंथ्स रहिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन दीजिए। समझ, भारत के अंदर 6 महीने रहो। और वो याद रखना भी बहुत आसान है, आर्टिकल क्या है 6, कितने महीने रहने हैं, 6 मंथ्स। अब देखिए ना, एक बात बता रहा हूं, एप्लीकेबल मतलब तारीख तो सेम है ना, 19 जुलाई। अच्छा 19 जुलाई के बाद आप कभी भी अगर आते हैं, अच्छा हाँ, तो वो 26 जुलाई आपका है, 26 जनवरी इंप्लीमेंट होने के पहले, आज तक वो डेडलाइन थी। अपना कमेंसमेंट कब हुआ, 26 जुलाई 1950। ठीक है, आर्टिकल 6 पूरा क्लियर हुआ है। आर्टिकल 6 और 5 में अभी भी एक चीज बताता हूं, आर्टिकल 5 है, तो 5 में पता है, सोच के देखो कितना आसान है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में एक ही बड़ी वाली कंडीशन है कि अगर आपको आर्टिकल 5 के तहत भारत का सिटीजन बनना है तो 5 साल भारत में रहना जरूरी है, 26 जनवरी के पहले। यानी आर्टिकल 5 कंडीशन भी 5 साल की है। आर्टिकल 6 में कंडीशन 6 मंथ की है। सोचो कितना आसान है, आर्टिकल 6 और 6 मंथ भारत में रहना जरूरी है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो। ठीक है, आगे बढ़े फिलहाल। अब इसका आर्टिकल 7। हाँ, अभी भी कोई पास से अगर आए यहाँ पे 2000, अब तक 6 बार ये अमेंड हो चुका है। कितने बार अमेंड हो चुका है, 6 बार। नेक्स्ट टाइम मेरे को पर्टिकुलर ईयर याद नहीं है, 1960s में ही इसको अमेंड किए थे, 1960s या 70s में। तब हमने बोल दिया था भारत के पाकिस्तान से अब कोई आएगा उसको वहां की नागरिकता हम नहीं देंगे, क्योंकि अब वो हमारे यूनियन हो चुका है। और 1960s या 70s में इसलिए क्योंकि पहली बार हमारी 1960s में ही 66 को हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो चुका था। ठीक है, तो अब कोई अगर पाकिस्तान से आएगा, सारी चीज आएगा, तो नॉट अलाउड। ठीक है, हाँ, आप आइए जाइए जो करना है करिए, बस उनको दी नहीं जाएगी। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, और एक और चीज, आपकी जो डेडलाइन बोल रहे हो ना, वो 26 जनवरी 1950 की नहीं थी, वो इस अमेंडमेंट एक्ट तक थी, जब तक वो अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं किया गया। आगे देख लेते हैं अगली चीज, अ पर्सन। ये तो आपको पता ही है आर्टिकल 7 क्या है, ये तो आर्टिकल 7 क्या है वो बता रहे हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि आर्टिकल 7 कहता है कि हमारे ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस आके सिटीजन बनना चाहते हैं, तो उनका क्राइटेरिया क्या है। ये आर्टिकल 7 के बारे में है। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, अब देखो कंडीशन क्या है, आफ्टर 1 मार्च 1947। यही डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, ऐसे भारतीय जो आजादी के पहले की बात बोल रहे हैं लोग, ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान गए, कौन सी डेट के बाद गए हैं, 1 मार्च 1947, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, उसके बाद भारत में आ गए, तो क्या वो सिटीजन बन सकते हैं कि नहीं, ये डेट ही तो याद करनी है। 7वें आर्टिकल में डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्च की। ऐसे भारतीय जो 1 मार्च यानी आजादी के पहले भारत पाकिस्तान जा चुके हैं और वापस आके भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो क्या वो सिटीजनशिप उनको मिलेगी कि नहीं, तो बिल्कुल बनेगी, बट ही शुड रिसाइड इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग। वो भारत आ जाइए, आपको दे दी जाएगी, बस आपके लिए डेट क्या इंपॉर्टेंट है, 1 मार्च 1947। जुलाई को किसका बर्थडे रहता है, मंगल पांडे। और मंगल पांडे सबके छक्के छुड़ा देते थे, इसलिए आर्टिकल 6 का डायरेक्ट रिलेशन है 19 जुलाई का। बस ये याद रख लीजिए आपका ना, मैं बता रहा हूं। और अच्छा हाँ, एक और चीज, ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं अभी भी बता रहा हूं, सुपर स्पेसिफिक। देखो, रेलवेज में तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, नो डाउट।
लेकिन एसएससी, सीजीएल लो, सीपीएल लो, यूपीएससी लो, कोई भी एग्जाम लो, आपकी सारी चीजें बन जाएगी। हो चुका है इतना? ठीक है। अब आर्टिकल 8 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है, किससे डील करता है? इंडियन ओरिजिन। किससे डील करता है? आई.ओ। किससे डील करता है? इंडियन ओरिजिन का। अ पर्सन whose पेरेंट्स, देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, अ पर्सन whose पेरेंट्स was born in India, was born in undivided India, but who is ordinarily, वो कहां रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। तो क्या वो भारत के सिटीजन बन सकते हैं कि नहीं? तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अगर कोई बंदा बाहर पैदा हो जाता है तो क्या वो भारत का सिटीजन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बट कंडीशन पहली क्या है और आखिरी है, 1 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 1 ईयर के अंदर उनको उस देश में एक ऑफिस होता है जिसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्युलर या इंडिया कॉन्स्युलेट। कॉन्स्युलेट, ये एक ऑफिस का नाम है। क्या है? इंडिया, देखो यहां पर लिखा होगा, बट ही शुड बी रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन अ डिप्लोमेटिक और कॉन्स्युलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ये एक बंदे का नाम है जिसको क्या कहा जाता है? CRI, कॉन्स्युलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। वो कहां पर काम करता है? इंडियन कॉन्स्युलेट में। लिख लीजिए। तो मैं बताऊं ये शॉर्टकट में क्या लिखिए, 1 ईयर, बस यही कंडीशन लिखो। आर्टिकल 8 क्या कहता है? वो भारत का सिटीजन बन सकता है इंडियन ओरिजिन, बट उसको कितने साल रहना है? 1 ईयर रहना है। सॉरी, 1 साल के पहले वो उसको उस देश में क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या वो सिटीजन बनना चाहता है। ये एक लॉ की कंडीशन है, इसको देखो भी मत, इतनी बड़ी बड़ी लाइन आप मत लिखिए, ठीक है। सबको पता नहीं क्या होता है? ऐसा बंदा जो, जिसके पेरेंट्स या फोर पेरेंट्स भारत भारत के हैं और वो पैदा कहां हो गया? बाहर। और अगर वो सिटीजन बनना चाहता है, वन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग इट, और अगर वो सिटीजन बनना चाहता है तो 1 साल के अंदर उसको कहां पर रजिस्टर कराना है? इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस, ICO लिख लो, इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस। अब देखो, आपको आर्टिकल 8 शॉर्टकट में क्या लिखो, ये नोट लिख लो। आर्टिकल 8 डील्स विथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओवरसीज इंडियन, या आप बोल सकते हो, देखो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, एक अच्छा वाला, बहुत प्यारा वाला। देखो रेलवे के लिए क्वेश्चन बना के दिखाता हूं जो लोग यहां मोस्टली कर रहे होंगे। यही क्वेश्चन देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के अंदर से आएगा, बस घुमाएगा वो आपको, बोलेगा बताइए कौन सा आर्टिकल है जो एंग्लो इंडियन से डील करता है। वो इंडियन ओरिजिन को यही कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे लोग इंडियन ओरिजिन, एंग्लो इंडियन, या ऐसे या ओवरसीज इंडियन, ओवरसीज इंडियन, अलग अलग शब्द है। आर्टिकल क्या हो जाएगा दोनों के लिए? 8। ठीक है। बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है, चलो ये चेंज कर लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन, बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपकी सिटीजनशिप को रद्द करने की ताकत रखता है? आर्टिकल 9। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हमने रटवा दिया है। आर्टिकल 9 क्या है? नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और शी एक्वायर्ड द फॉरेन सिटीजनशिप वॉलंटरीली। ये हमने पहले ही देख लिया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, M.F. हुसैन भारत के सिटीजन थे, बाद में उन्होंने कोई मिडल ईस्ट की कंट्री का सिटीजनशिप लिया, गए। आलिया भट्ट ब्रिटेन की सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप भारत की गई। अक्षय कुमार भारत की सिटीजनशिप गई, ये भी ब्रिटेन का सिटीजन है। अब वो इंडियन नहीं कहलाना चाहिए, अब वो वहां का सिटीजन हो गया, बट वो है तो इंडियन, लेकिन उसकी सिटीजनशिप कहां की है? ब्रिटेन की। कादर खान आपको पता होगा, बहुत फेमस एक्टर थे, कैनेडियन सिटीजन थे। वो भारत में नहीं रहते थे, कहां रहते थे? विदेश, कनाडा में। तो ये आपका आर्टिकल सबसे सिंपल स्वीट सोबर। इंडिया में रहते नहीं है, वो रूल है। अभी जैसे रिसेंट में ना, आपने अभी एक मूवी देखी होगी रानीगंज, अक्षय कुमार की, देखी? अक्षय कुमार के कारण ना रानीगंज मूवी का बजट बहुत बड़ा हो गया था। मिशन रानीगंज, बजट क्यों बड़ा? वो ब्रिटेन का सिटीजन है। तो अगर आप किसी देश के सिटीजन रहते हो ना, तो वहां की कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। कौन? अक्षय कुमार कनाडा का है, तो मान लीजिए कनाडा का है। तो जब वो मिशन रानीगंज मूवी शूट कर रहा था, तो उसको क्या हुआ कि कनाडा में आप मिनिमम कुछ सर्टेन पीरियड होता है, उतने साल अगर वहां रहेंगे तो आपकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। तो उसने मिशन रानीगंज, जो कि बॉलीवुड की मूवी है, आधा शूट उसने कनाडा में करा दिया। तो उसके कारण बजट बढ़ गया, मूवी फ्लॉप हो गई।
तो उसमें उसको वो समझ में आया कि मेरे गलती के कारण हुआ है, तो उसने कुछ प्रोड्यूसर्स के पैसे वापस किया, ताकि है ना कि उसका गलती उसके गलती के कारण हुआ है। इतनी चीजें आर्टिकल 9 खत्म हो गया। ठीक है, इंडिया में बिना सिटीजनशिप के रहते तो उन्हें कुछ बोलती नहीं गवर्नमेंट। देखो एक बात बता रहा हूं, वो उसने ना ओसीआई कार्ड लिया होगा। चलो अब आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए अक्षय कुमार कहाँ का सिटीजन है, कनाडा का, अब वो भारत में रह रहा है, उसके पास बेटा ओसीआई नाम की एक चीज होती है, जिसका क्या नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक कार्ड होता है। अक्षय कुमार ने अगर ओसीआई कार्ड रख लिया है, नो मैटर, उसको वीजा फ्री एंट्री भारत में लाइफ टाइम में दी जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है। इसके और इसके लेने के लिए कुछ नहीं, बस वन टाइम एक फीस देनी है, $15,000, $275, $275 की फीस दे, ओसीआई कार्ड अपने पास रख लो, अब काम कर लो, कुछ भी कर रहे हो, आपको लाइफ टाइम भारत में, और इसमें कोई पुलिस स्टेशन में आपको जाके बताने की जरूरत नहीं, आप आ रहे हो जा रहे हो। ये चीज समझ में आ रहा है। मतलब अक्षय कुमार के पास क्या होगा, ओसीआई होगा। अब यही चीज आपके नेक्स्ट आने वाला है, पीआईओ, ओसीआई क्या होता है, वो सारी चीजें। अब आर्टिकल 10, एवरी पर्सन, ये तो मैंने बता दिया है, ये सारी चीज हटा ही दीजिए, मैंने पहले ही बता दिया है, इसको डायरेक्ट लिख लो, कंटिन्यूस ऑफ आपने लिख चुका है आर्टिकल 10 के। ठीक है, अब आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजंस। अब यहां पर एक वर्ड मिला है आपको, प्रोविजंस। अब आप पॉलिटी देख रहे हो, एक एक शब्द का आपको सारी चीजें, प्रोविजंस यानी आप बोल सकते हो टेम्पररी रूल्स। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन आपको कई बार कॉलेजेस में मिलता है, मतलब आपका जो एडमिशन है ना वो परमानेंट नहीं है, वो कैंसिल किया जा सकता है, प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, तो प्रोविजंस का मतलब क्या हो गया, कुछ भी चीज जो टेम्पररी होती है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन और टर्मिनेशन, यानी ये पार्लियामेंट के हाथ में है, जो आपकी कंडीशन चेंज कर सकती है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना इंडियन सिटीजनशिप, उसके रूल्स चेंज कर सकती है, और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ये भी चेंज कर सकती है। वैसे तो संविधान में केवल 3 तरीके दिए गए हैं, जब अगर आप गलती करते हो और आपकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द, लेकिन पार्लियामेंट चौथी कंडीशन भी बना सकती है। ये कहां पर गिवन है, आर्टिकल 11 में। ये वाला इतना बहुत क्लियर कट मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाला इतना लिख लीजिए कि आर्टिकल 11 को एक्सप्लेन किया मैंने, क्या है देख लीजिए। अब आर्टिकल 11 का ही यूज करके पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है। ये सब लोग रेड से टिक कर रहा हूं, यही क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन में बोल दीजिएगा। ये पार्लियामेंट के लिए एक एक्ट बनाया है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप एक्ट 1955। लिख लीजिएगा, सिटीजनशिप का एक्ट क्या हो जाएगा, 1955। अभी रिसेंट में ना एसएससी सीपीओ मैंने बोला है आपको देना है, कौन कौन एसएससी सीपीओ देगा आगे जाके, सभी देंगे ऑलमोस्ट। तो जो लोग एसएससी सीपीओ देने वाले हैं उनका एक क्वेश्चन देखो, ये है, ये मैंने जो लाया है ये वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये एक लेक्चर, ये एक वीडियो आपकी सारी एग्जाम कवर करेगा। नो मैटर आपको एमटीएस देना है, सीएचएसएल देना है, सीजीएल देना है, सीपीओ देना है, एलआईसी डब्ल्यू देना है, आपको आगे जाके पैरामिलिट्री फोर्सेस की एग्जाम देनी है, सीडीएस, एनडीए, वटेवर, रेलवेज, आपको जो भी एग्जाम देनी है, ये सिलेबस हर जगह कवर है, और मैं इतनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, सारी चीज कवर हो रही है। ठीक है, अब देखो सिटी, अब आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कर रहा है, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था, बोला था बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एसएससी सीपीओ में गलत क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ओरिजिनली प्रोवाइड ओनली इंडियन सिटीजनशिप, ये स्टेटमेंट गलत था, इसी चीज के लिए मैंने ये वाला लाइन लाया है। अब देखिए क्या है, इट प्रोवाइड एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अरे ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला पॉइंट। ओरिजिनली दिस दिस एक्ट मतलब कौन सा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओरिजिनली दिस एक्ट also provide the citizenship of कॉमनवेल्थ नेशंस, क्या, सिटीजनशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। यानी कि जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था, वो केवल भारत की सिटीजनशिप नहीं देता था, अगर आपको कॉमनवेल्थ नेशंस में 30 देश आते थे पहले, से किसी और देश की सिटीजनशिप चाहिए तो भी रूल करता था। ये आपको लिखना है। आपको पता है एसएससी सीजीएल और सीपीओ में यही थोड़ी बहुत चीजें रहती है जो थोड़ी टफ आ जाती है, उसके लिए आपको ये काम आएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 पक्का।
आपको पता है क्या दिया जा सकता है? सिटीजनशिप का एक्ट बताइए कौन सा है? सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। 1950, 1955, 1960, 1965। आंसर क्या होगा? 1955। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कुछ भी दे सकता है। अभी जैसे ओरिजिनली कितने तरह की सिटीजनशिप देता था? दो तरह की, भारतीय नागरिकता और कॉमनवेल्थ नेशंस की नागरिकता। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? बताइए आज तक ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 कितने बार amend हुआ है? लिख लीजिए 6 टाइम्स। कितने बार अमेंड हुआ है? लिख लीजिए अंटिल नाउ या टिल नाउ। अब तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड 6 टाइम्स। 6 टाइम्स। अब नीचे एक और चीज दी गई है, मैंने अभी जैसे कि बताया कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पास हुआ था तो उसमें एक प्रोविजन था, उसमें एक रूल था कि आपको कितने चीजों की सिटीजनशिप दी जाएगी? 2 चीजों की, इंडिया और कॉमनवेल्थ नेशंस। तो वो चीज अब लागू नहीं होती है, उसको डिलीट किया जा चुका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा। ये लिख लीजिएगा। अगर आज के टाइम पे वो क्वेश्चन पूछा जाए कि आज बताइए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 कितने तरह की सिटीजनशिप दे रहा है, कितने लोगों की? सिर्फ भारत की। वो हमने जो बताया था कॉमनवेल्थ नेशंस का, उसको हमने डिलीट किया था किस अमेंडमेंट एक्ट से? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? सारी चीज क्लियर है? मैं वन टाइम एक और बार फ्रेशली बता देता हूं। देखो बस, हाँ मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955, पहली चीज मैंने क्या बताया? ओरिजिनली ओरिजिनली क्या करता था? दो तरह की सिटीजनशिप देता था, एक है इंडियन और एक है कॉमनवेल्थ नेशंस। बट कॉमनवेल्थ नेशंस की जो सिटीजनशिप है उसको हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में डिलीट किया। ये चीज समझ गए? तो कॉमनवेल्थ नेशंस की जो सिटीजनशिप दी जा रही थी 2003 के बाद अब नहीं दी जा रही। इतना हुआ। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? इसको कितने बार अमेंड किया गया है? 6 टाइम्स अमेंड किया गया है। ये 3 चीजें इस एक्ट के बारे में मत भूलना। देखो इतनी शॉर्टकट नोट्स निकलनी चाहिए आपकी, तो बड़ी बड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को पहले से पता है, एक काम करूंगा नेक्स्ट टाइम नोट्स ना थोड़ी छोटी कर लूंगा, आपको डायरेक्ट दिख जाए। जब पढ़ाई ऐसे रहा हूं तो ऐसे बता दूंगा, ठीक है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब इसके बाद और भी हुआ। लास्ट टाइम अमेंड कब हुआ था? 2019 में। लास्ट टाइम सिटीजनशिप अमेंडमेंट कब चेंज किया गया था? 2019 में। उसके बाद अब तक चेंज नहीं किया गया। चलिए आ जाते हैं, अब बात करते हैं इसके ऊपर। अब तक बताऊं एक बार की, मैं फिर से रिफ्रेश थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। अब तक हमने क्या देखा है? भारत में कैसी सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ऐसे कितने देश है जहां ड्यूअल सिटीजनशिप चल रही है? बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ देखा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन में लो। 6 देश बता दिए। अब बताइए भारत में अब हम सिटीजनशिप के अलावा और क्या देखा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 कितने बार अमेंड हुआ है? 6 टाइम्स। पहले कितने तरह की सिटीजनशिप बताई? 2 तरह की। उसको किस अमेंडमेंट एक्ट में डिलीट किया गया? 2003 वाले एक्ट में, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कॉमनवेल्थ नेशंस के सिटीजनशिप को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा हमने क्या देखा? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। वो चीज जितनी बार रिपीट कराए हो, अब रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉमनवेल्थ नेशंस बेटा उसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे न्यूजीलैंड आ गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया आ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते क्या? वो पूरे, अब पहले 30 थे, अब तो बढ़ चुके हैं। अब देखना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी 1930 में। अब मुझे देखना पड़ेगा, मोर देन 50 मेंबर्स भी होंगे अब तो शायद। कॉमनवेल्थ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको स्पेशली। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एसएससी जीडी। अच्छा इस साल एसएससी जीडी को दे रहा है क्या? अच्छा आई थिंक कितने लोग हैं? कार्तिक कहाँ है? अच्छा आ गया नहीं है। कोई है यहाँ जो 23 साल का है? 23 और 23 के नीचे? सबके सब 23 के नीचे है तो एसएससी जीडी भर लेगा। अभी आएगा, सिर्फ भर दो। भले ही मेंस में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट ट्राई करना है, देखना है कि ये सारी चीज कवर हो रही है कि नहीं। मैं आपको होमवर्क देना चालू करता हूं।
मैं नहीं बोल रहा हूं आपको ज्वाइन करना है, बट एटलीस्ट तो कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ तो निकालो, एग्जाम निकालो, आपको पता चलेगा सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, एसएससी वीडी में पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड सारी चीजें है, बट नीचे वाला है, आपको वो ज्वाइन नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, वार्म के लिए देके आना है, निकल गई तो आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी आगे आ जाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत की आप नागरिकता अपना सकते हो कितने तरीके से, 5 तरीके से। कितने वेज है, 5 वेज है, टोटल 5 तरीके हैं आप भारत के नागरिक बन सकते हो। और वो 5 तरीके देखिए, पहला तरीका है बाय बर्थ, दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, और 5वां तरीका हो जाएगा बाय इन कोऑपरेशन, बाय इन कोऑपरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। ये 5वां तरीका है जो नीचे छुप गया है। ये 5 तरीके लाइन से लिख लीजिए। अब देखो, जो रेलवेज की एग्जाम है वो ये नहीं पूछेगा कैसे आएगा, कैसे होगा, बाय बर्थ क्या होता है, बाय डिसेंट क्या होता है, बाय रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आपकी रेलवेज की एग्जाम में बस इतना मोर देन इनफ आएगा कि कितने तरीके हैं भारत की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, वहां पर इतना मोर देन इनफ है। अब इसके बाद में हम ये जो डिटेल में पढ़ेंगे ना, ये बड़ी एग्जाम्स के लिए। अब अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बार तो पढ़ाऊंगा नहीं, एक बारी में मैं सारी चीज क्लियर कराऊंगा। टेरिटरी या टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी लिखो या टेरिटरी टू इंडिया। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है भारत से जोड़ना। जैसे कि इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पौंडीचेरी। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन उसको हमने एक्वायर किया या भारत से जोड़ा 1954 में। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लो 5वें का, क्या है, पौंडीचेरी। दादर एंड नगर हवेली भी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ये सारी चीजें 1947 के बाद हमने ली। ठीक है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसपे क्वेश्चन आया है वो है पौंडीचेरी। अब ये कैसे याद रहेगा कि पौंडीचेरी हमने कब जोड़ा, नाम में ही चेरी आ रहा है, चेरी में 4 आ रहा है, 47 के बाद 4 कब आएगा, 54 में ही तो आएगा कि 64 में आएगा, 44 तो हो नहीं सकता, भारत आजाद ही 47 में हुआ है, तो 4 से याद रखना 1954 में 4 आ रहा है। नेचुरल, वो सारी चीजें डिटेल में आगे बता रहा हूं। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन में उसमें कुछ रूल से भारत में 11 साल रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें आगे वही डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल में। ये सबसे कंफ्यूजन वाला चीज है, अगर इसको आपने रट्टा मार लिया मतलब खत्म। आर्टिकल 5, 6, 7 ये तो सबने कर लिया होगा। सबसे गंदा चीज क्या है, 5, 6, 7, उसके बाद के तो आर्टिकल्स बहुत आसान है, क्योंकि उसमें डेट है। 5 में कौन सी डेट है, 26 जनवरी 1950 के पहले क्या होने, 5 साल रहने। आर्टिकल 6 में क्या है, 19 जुलाई 1948 के पहले वाला जरूरी है, सिटीजन बन जाओगे। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो आपको 6 महीने रहना जरूरी है। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के पहले जो पाकिस्तान में गए हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं बिल्कुल आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन 6 महीना रहना जरूरी है। आर्टिकल 6 में भी बोला गया है 6 महीना रहो, आर्टिकल 7 में भी कहा गया है 6 महीना रहो। आर्टिकल 8 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को डील किया गया है। तो सारी चीजें बार बार पता है ना मैं क्यों डिटेक्ट करा रहा हूं, बस याद हो जाए, बोल बोल के सुन सुन के ही याद हो जाएगा। आगे देख लो, बाय बर्थ मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में बॉर्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, और जो या तो भारत में 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ है या 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है, बिफोर 1 जुलाई 1987, ये कंडीशन है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले, वो डायरेक्ट भारत का सिटीजन कहलाएगा बाय बर्थ, नो मैटर उसके पापा भारतीय सिटीजन है या नहीं। मान लीजिए कोई अंग्रेज ऑफिसर है, कोई ब्रिटिश ऑफिसर भारत में काम कर रहा है, अब वो तो ब्रिटिशर है ना, वो तो इंग्लैंड का है, वो तो फ्रांस का है, उसका बच्चा इस बीच में पैदा हुआ, मतलब डायरेक्ट इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये पहली कंडीशन है बाय बर्थ की, जो कि आज इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। समझ में आया। अब आते हैं दूसरा, सेम यहीं से चालू होगा, यहीं से चालू होगा। चलो ये चेंज कर देते हैं, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है
आफ्टर 1 जुलाई 1987 बिफोर 3 दिसंबर 2004। इस कंडीशन में क्या है, ईदर दिस पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है और 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ है, उसमें क्या है, उसमें कोई भी एक पेरेंट क्या होना चाहिए, भारत के सिटीजन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी कोई कंडीशन आज फुलफिल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आज के लिए जो फुल कंडीशन है वो ये है, तीसरी कंडीशन। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये सारी चीजें क्या है, ये आपको बस मैं समझा रहा हूं, आप चीजें अपने हिसाब से लिख लीजिए। इतना बड़ा बड़ा मत लिखना, डायरेक्ट बॉर्न लिखो और डायरेक्ट डेट लिख लो, दोनों के बीच का। समझ में आए? अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है, ऐसा व्यक्ति जो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ है, तो इस कंडीशन में उसके दोनों पेरेंट्स का इंडियन रहना बहुत जरूरी है। मतलब ये आज की कंडीशन बता रहा है। अब आज तो नॉर्मल की बात है 2004 के बाद, अगर 2024 अभी चल रहा है और 2025 में कोई भारत मतलब मेरा बेटा अगर पैदा होगा, तो इस कंडीशन में क्या है, मेरा सिटीजन होना बहुत जरूरी है, मेरी बीवी का सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज समझ में आ रहा है, मेरी वाइफ का सिटीजन रहना जरूरी है, तभी वो भारत सिटीजन कहलाएगा। या अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर कोई एक इंडियन रहा और एक तिरंगी रही, बिल्कुल चलेगा, यहां पर लिखा भी है मैंने, बट वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लीगली भारत में आना जरूरी है। जैसे डंकी पिक्चर नहीं देखे, इलीगल आ गए, वो अगर लीगल कैसे होगा कि उसने प्रॉपर वीजा बनाई, भारत में आई और किसी से शादी हो गई, तो उसका बेटा सिटीजन कहलाएगा, लेकिन वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? ये 3 कंडीशन है बाय बर्थ की। इसको एक और बार रिपीट करूंगा तब आपके दिमाग में बेटा घुसेगा। सर अगर बच्चा एरोप्लेन में से पैदा हो गया तो? हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी कंडीशन आपने बताई है। हवा में पैदा हो गया अगर तो एयरप्लेन में, बेटा वो अब जहां लैंड करेगा वो वहां तो भारतीय सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। बंद। एक और क्वेश्चन। मतलब अगर कोई फिरंगी से शादी हो गई, वो यहाँ पर आ गई, और उसकी सिटीजनशिप वहाँ की रहेगी, वो तो वही ना, जरूरी नहीं है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वो देखो, या तो अच्छा एक और चीज, वो फिरंगी को भारतीय सिटीजनशिप मिलेगी 7 साल के बाद। वो भी 7 साल के बाद कैसे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। आ गया तो वो तो इंडिया उसी दिन से कहलाएगा, क्योंकि मैं तो सिटीजन हूं ना। वहां का भी वो वहां की भी ले सकता है, वो वहां की भी तो ले सकता है, उसके लिए भी उसकी, क्योंकि वाइफ मेरी किसी की भी वाइफ अगर तिरंगी है, तो वहां के भी तो रूल्स होंगे कि 1 महीने या 1 साल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। लोग बहुत सारे क्या करते हैं, वहां का सिटीजनशिप दिलवा देते हैं। ऐसे मेरे एक पहचान में है, उनका बेटा यहाँ का नहीं, वो रहता है यहाँ पर है, लेकिन वो यूएस रिटर्न है, उसको यूएस की सिटीजनशिप दिलवा दी उनकी। हार्दिक पांड्या कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ का है तो उसको सिटीजनशिप भी यहीं की दिलवा। अब उनकी मम्मा ने अगर लेके गई है तो उनका क्या रख रही है ना, उनका वो करवा लेंगे, वहां की सिटीजनशिप दिलवा देंगे। ठीक है, डन। हाँ बेटा, एक बार ना मैं एक और बार रिपीट करवा देता हूँ बाय बर्थ। पहला कंडीशन क्या है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987, ये पहली कंडीशन है। देखो नोट्स ऐसे निकलनी चाहिए, ये आपकी नोट्स है। उसमें क्या होना चाहिए, उसको इंडियन सिटीजन नो मैटर आप वो क्या है बाय बर्थ, बस इतना लिख लो। वो यहां पर अगर पैदा हो गया, भारत का सिटीजन है। दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004, उसको बाय बर्थ मिल जाएगा, लेकिन एनी वन पेरेंट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो कितनी छोटी छोटी नोट्स निकल रही है, ये सिंगल लाइनर आपकी नोट्स होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, आफ्टर ये प्रेजेंट, और यहां पर लिखना चाहिए आपको प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन यानी आज के लिए, ये चेंज कर देता हूं, प्रेजेंट कंडीशन आपको पता हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन क्या कहती है, आफ्टर 3 दिसंबर
2004, मतलब 2004 के बाद अगर बच्चे आज तक कोई यहाँ पैदा हो रहे हैं तो उसमें दो कंडीशन थे। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? बोथ पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और सेकंड कंडीशन में एनी वन पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर शुड नॉट बी इलीगल इन माइग्रेंट। समझ गया रे? यानी वो इलीगली कोई फिरंगी यहां नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन 3 लाइन में खत्म हो गई। इतना सबको समझ में आ गया? किसी को भी अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, अब तक ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आपका आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट में क्या होता है? बाय डिसेंट से किसको दी जाती है? ऐसे लोग जो आउटसाइड इंडिया पैदा हुए हैं। जो लोग कहां पैदा हुए हैं? आउटसाइड इंडिया पैदा हुए हैं, वो भारत में इंडियन ओरिजिन आप कह सकते हो। देखिए, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। और इसमें डेट चेंज हो जाएगी, बट बिफोर 10th ऑफ दिसंबर, यहां आ जाएगा 10 दिसंबर 1992। तो इसमें पहली कंडीशन में क्या बोलते हैं? फादर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बस इतना लिखो। पर्सन जो कब बॉर्न हुआ है? 26 जनवरी 1950 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बीच में। उस कंडीशन में क्या है? फादर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये है कंडीशन 1। अब सेकंड कंडीशन कहां से चालू होगी? 10 दिसंबर से, ठीक है? सेकंड कंडीशन में क्या लिखा गया है? कोई आदमी ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 को पैदा होता है, बट बिफोर, अब यहां पर क्या होगा? 10 दिसंबर के बाद और 3 दिसंबर 3 दिसंबर 2004 के बीच में। तो उसमें क्या कंडीशन दिया गया है? ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? हाँ ह्यूमन राइट्स डे। हाँ, ह्यूमन राइट्स डे। सेकंड कंडीशन में क्या है? कोई अगर इंसान 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर पैदा हुआ है तो ईदर या एनी वन पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और थर्ड कंडीशन क्या है? 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई आउटसाइड इंडिया अगर पैदा होता है तो उसको क्या करना है? ठीक है, 4 दिसंबर के बाद यानी आज की बारी बताई जा रही है, तो उनको क्या करना है? उनको रजिस्टर कराना है इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर, ठीक है, टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप। मैंने बाय डिसेंट से किसको सिटीजनशिप दी जाएगी? इंडियन ओरिजिन, लिख लीजिएगा, इंडियन ओरिजिन। बाय डिसेंट से किसको सिटीजनशिप दी जाएगी? इंडियन ओरिजिन। आपको पता है ना, यहाँ जो लोग, अभी देखो एक बात बताता हूँ, जैसे ऑनलाइन में ना लगभग 10 लोग थे। आधे लोग ना दम तोड़ देते हैं बीच में, उनको लगता है क्या चल रहा है। अगर आप बड़ी चीज करना चाहते हो ना बेटा, मैं दोनों तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप बोलो ये स्किप करो, आपको भर्ती की तैयारी करनी है, आपको रेलवे की तैयारी करनी है, आपको बड़ा कोई पोस्ट नहीं लेना है, तो मैं उस तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ। ये चलेगा ना सबको? सारी चीज शॉर्टकट में एकदम लेते हुए चलिए, मैं बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं। सिंगल लाइनर भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एक और बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? पहली कंडीशन क्या है? अच्छा, सबको एक चीज तो याद हो गया होगा, ये डेट। ये डेट सबको याद हो गया है। 26 जनवरी 1950 क्या है? कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट मतलब बिगिनिंग, इतना याद हो गया। अच्छा, आपको पता है ना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी। और 26 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार कौन सा चीफ गेस्ट आया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कौन बताएगा? इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, नाम क्या है? सुकार्नो। ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ा है। इस साल आने का चांसेस क्यों है आपके किसी न किसी एग्जाम में? क्योंकि इस साल 2025 में चीफ गेस्ट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट होने वाला है। बताइए कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। चलो अब आगे आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाय डिसेंट कर रहे हैं। बाय डिसेंट, बाय डिसेंट से हम किसको सिटीजनशिप दी जाती है?
इंडियन ओरिजिन को, ये तो आपको क्लियर कट हो गया। अब आपको पता है, सोच के देखो, बाई डिसेंट से कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बोलेगा बताइए इंडियन ओरिजिन के बंदे को किसके थ्रू भारत की सिटीजनशिप दी जाती है? बाई डिसेंट, बाई बर्थ, बाई ये, बाई वो। समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? बाई डिसेंट। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हो और किसके बीच में, 10 दिसंबर 1992 इसके बीच में पैदा हो, तो उसका बाप मतलब फादर, हिज फादर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वहां पर आपको केवल फादर लिखना है, आपको तो समझ में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अब वो इधर ले आओ, 10 दिसंबर 1992 से लेके किसके बीच में, अच्छा ये 3 दिसंबर भी कॉमन हो गया है, 3 दिसंबर 2004, ये तो आपने समझ ही लिया होगा। अच्छा हमने 3 दिसंबर 2004 की लिया, पता है, याद है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 वो इम्प्लीमेंट हुआ था यहां पर, इसलिए ये डेट ली गई है। याद है 2003 में सिटीजनशिप अमेंड किया गया था क्या, वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को हमने रद्द किया, अभी तो पढ़े, 2004 में हुआ, इसलिए ये वाली डेट है। और आपको ये वाली डेट क्यों दी जा रही है 1992, क्योंकि उसके एक साल पहले भी अमेंडमेंट वहां पर एक बार हो चुका था। तो ये अमेंडमेंट वाली डेट है, ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट है, कोई ना कोई इम्प्लीमेंट हुआ है इस दिन, इसलिए ये डेट डेडलाइन है। अब दूसरे इसमें क्या था, ईदर एनी वन पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है बेटा आपका, 3 दिसंबर, अच्छा 3 दिसंबर मेरे को पता है बहुत आसानी से याद है, क्योंकि मेरे पापा का ही बर्थडे 3 दिसंबर को रहता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट बता देते हैं हम आपको, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उसका बर्थडे 3 दिसंबर को है। जस्ट एक फैक्ट और याद करो, आज हमने आज हमने ना 2 बर्थडे आपको बताया है। एक है हमारा भगत सिंह का बर्थडे, हाँ सॉरी मंगल पांडे का बर्थडे, अच्छा 19 जुलाई को। और 3 दिसंबर को किसका रहता है, राजेंद्र प्रसाद। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई पैदा हो तो उसके लिए क्या है, वो एक ईयर के अंदर यानी एक साल के अंदर, ये सबसे ज्यादा, इसको मैं स्टार कर देता हूं, ये आपका सीपीओ और सीजीएल, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में देखने मिलते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, आप यूपीएससी लेवल की पढ़ाई कर लिए हो, आपके सामने हर कोई चारों खाने चित हो जाएंगे जब आपको ये पूरी कंडीशंस याद है फिंगर टिप्स पे तो। और आपको ऐसा लग रहा है अभी तो पूरी कंडीशन याद है, क्योंकि मैंने लगातार रिपीट कर रहा हूं, आपको अभी याद नहीं होने वाला, एक बार खुद रिकॉल करो। कल अभी जब घर जाओगे ना, एक बार आंख मूंद के देखना क्या कंडीशन थी, क्या क्या कंडीशन थी 6वें में, 7वें में, 8वें में, तब आप भूल चुके होंगे। जब आप रिकॉल करोगे दोबारा बुक खोलोगे ना, उसके बाद नहीं भूलने वाले, कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है रजिस्ट्रेशन। हाँ बेटा कुछ भी, थर्ड वाला क्या है कि 1 ईयर के अंदर उसको इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिस में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है दैट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। डन। अगला क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए अब क्या हो जाएगा, अ पर्सन, अब बाय रजिस्ट्रेशन किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, ये है फॉरेनर्स के लिए। मैंने अभी बताया था फिरंगी, अगर कोई फिरंगी से शादी हो गई, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए राहुल गांधी की मम्मा कौन, सोनिया गांधी, किसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप बनी, बाय रजिस्ट्रेशन। किसी भी फिरंगी को अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए, उसने अगर किसी इंडियन से शादी कर ली, उसका पहला कंडीशन होता है ही और शी शुड बी रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 years। ये चीज समझ में आ रहा है? आपको किसी को डाउट है? राहुल गांधी की मम्मा कौन है, सोनिया गांधी, उनके ऊपर बुक भी लिखी गई है, एक बुक का नाम है रेड साड़ी। ठीक है, रेड साड़ी उनकी बायोग्राफी है, देखिएगा उसके बारे में उनको बताया गया, उसका मामा इटली का है, पता है कि नहीं, इटली की है ना वो, इटली की है। ठीक है, चलिए फिलहाल याद रखिएगा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कहां रह रहा है बेटा, रिसाइड आउटसाइड इंडिया, अगर वो आना चाहता है और यहाँ का क्या करना चाहता है, सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो कितने साल रहना पड़ेगा, 7 साल। माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अगर माइनर, माइनर क्या हो गया, चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो 18 साल का नहीं है। कोई अगर यहाँ का सिटीजन है, उसका बच्चा अगर यहाँ पैदा हो गया है या कहीं पैदा हो गया है, तो उसको थ्रू रजिस्ट्रेशन या बाय बर्थ दोनों तरीके से क्या दी जा सकती है, सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कंडीशन क्या है, वो है तीसरी, एक बार की इसको हटा दीजिए। पहला कंडीशन समझ में आया, बाय रजिस्ट्रेशन आपको क्या होगा, 7 साल,
भारत में रहना जरूरी है। और आखिरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन लिख लो, अ पर्सन हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज ओसीआई। मैंने अभी बताया अक्षय कुमार के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक कार्ड होता है। अगर किसी इंसान के पास ओसीआई कार्ड है 5 साल से, कितने साल से? 5 साल से, उसको भारत में केवल 12 महीना रहना है, मतलब 1 साल। ठीक है, 1 साल। इसके अंदर दो कंडीशन है, एक है 7 साल भारत में रहो या 1 साल भारत में रहो। ठीक है, 7 साल किनको रहना है? जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है। और किसी के पास अगर ओसीआई कार्ड है 5 सालों से, तो उसको भारत में कितने महीने रहना है? 12 महीने। यू कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सर शॉर्ट में लिखे। वेरी गुड। पहली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा? आपको बाय रजिस्ट्रेशन भारत में मिल जाएगा। बट ये तो एक बात बताओ, इसको शॉर्टकट कैसे लिख सकते हो? वो तो एक कच लाइन है ना, इसको तो ऐसे लिखूंगा ना, पर्सन ऑफ इंडिया। बताइए, हाँ, तीसरी वाली लाइन में शॉर्टकट में लिख दूंगा, पहली लाइन तो ऐसी ही है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है उसको भारत में आके कितने साल रहना है? 7 साल, वो बन सकता है। डन। तीसरी लाइन में बता दूंगा शॉर्टकट में। डन। नहीं सर, सेकंड वाला नहीं लिखा। सेकंड वाली नहीं, रहने दीजिए। थर्ड लाइन में बता रहे हो, जो कि दो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो वाली आपको लिखनी है। अब देखिए थर्ड लाइन। अब थर्ड लाइन आपकी, यानी सेकंड कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? ओसीआई कार्ड होल्डर। ओसीआई कार्ड होल्डर। ओसीआई का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको ऐसे लिखना है। इफ ही होल्ड्स कार्ड फॉर 5 years, if he holds card for 5 years, then he should reside for 1 year only। बस इतनी कंडीशन है। देखो 3 लाइन में आपका खत्म करा दिया। देन ही शुड रिसाइड, मतलब रहना। हाँ, वर्ड ऑफ द डे, रिसाइड मतलब रहना। ही शुड रिसाइड इन इंडिया फॉर 1 year। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? इंडियन सिटीजन कहलाएगा। के बाद उसको 5 year नहीं, अगर मान लो मेरे पास, अब अक्षय कुमार के पास ओसीआई कार्ड कब से हो? 25 सालों से है। अगर अब मान लो 20 सालों से है, अगर उसको आज भारत का सिटीजनशिप बनना है तो क्या कर सकता है? 2000, अगर मान लो 2000 अभी 24 चल रहा है, वो बोलेगा मुझे इंडियन सिटीजनशिप बनना है, तो उसको कहा जाएगा, वो वैसे भी भारत में ही रहता है, तो उसको भारत में 1 साल रहना है, उसको फट से मिल जाएगा। या तो फिर आपको ओवरसीज सिटीजन, अगर किसी ने 2025 में लिया है ओसीआई कार्ड, वो कब भारत का सिटीजन बनेगा? 2031 में। 5 साल तो पहले उसके वो पूरा होना चाहिए ओसीआई कार्ड लेते हुए। अच्छा, ये ओसीआई कार्ड ना एक स्कीम है जो 2005 में आई थी, आपको आगे पता चलेगा। अभी मैं बताने वाला हूं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो डिफाइन नहीं होगा। अब देखते हैं नेचुरलाइजेशन से क्या होता है। अ पर्सन हु कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, उसको क्या मिल जाएगी? एक्वायर कर लेगा भारतीय सिटीजनशिप इफ ही और शी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 years। नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर भारत में आपको अगर क्या चाहिए? सिटीजनशिप चाहिए, तो पहले तो भारत में आपको 12 साल रहना पड़ेगा। ये पहली लाइन आपको डायरेक्ट मिलेगा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। किसके थ्रू भारत में, कौन से मतलब ऐसा तरीका है जिसमें आपको भारत में 7 साल रहना पड़ता है? आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन। नेचुरलाइजेशन में कितने साल रहना पड़ता है? 12 साल। ठीक है, ये दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत में क्या चाहिए? सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको ये वाली फुलफिल करनी है कंडीशन। कंडीशन क्या है? उसको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 1 लैंग्वेज जो 8वें शेड्यूल में है। 8वें शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है। लिख लो, अगर मान लीजिए कोई बुढ़ऊ है जो अमेरिका से भारत में आया है। अब अच्छा, नेचुरलाइजेशन जनरली पता है किसको मिलती है? जो लोग अमेरिका के लोग भारत में नौकरी कर रहे हैं, 12 साल लगातार, मान लो वो फॉरेन अफेयर्स में वो है और 12 साल भारत में रह लिया है, तो भारत में अच्छा लगा, उनको लगेगा यार हम उनकी सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। जनरली ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए होता है। अब क्या है, एक
कंडीशन नेचुरलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, उनको भारत की हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, नेपाली कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए। याद रखना, नेपाली 8वें शेड्यूल में भाषा है। अगर उसको नेपाली भी आती है तो भी चल जाएगा, वो भारत का सिटीजन बनेगा थ्रू नेचुरलाइजेशन। और एक और कंडीशन है, ये भूलिएगा मत, ही मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर, मतलब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर। ये नहीं भी लिखा है, ये तो कॉमन कंडीशन होती है, कोई क्रिमिनल को नहीं देता सिटीजनशिप। देन देन अगर आप फॉरेन हो और मैं इंडियन तो मेरे क्या कहां पर एडवांटेज थी? एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज को डिसएडवांटेज होता है। अगर मैं इंडियन हूं तो मेरे पास सारे भारत में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स आपके कहां से कहां आते हैं? 12 से लेके 35 तक। अगर आप फॉरेनर हो तो भारत में आप बेटा, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी दिक्कत हो जाती है। आपके हाथ में आर्टिकल 22 भी डायरेक्ट आ पाता है, लेकिन उसमें लिमिटेड सारी चीजें होती है। फॉरेनर्स तो भारत में बहुत सारी चीज, हाँ अगर आप फॉरेनर हो लेकिन आप यूएनओ के मान लो एम्प्लॉयर हो, कहा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आप बहुत बड़े, मतलब आप सेक्रेटरी जनरल हो, आप अब डिपेंड करता है आप कैसे फॉरेनर हो। इन्होंने पूछा क्या किसी फॉरेनर को एक्स्ट्रा पावर है भारत में? बिल्कुल है। अगर मान लीजिए आप यूएनओ के बहुत बड़े ऑफिसर हो, सेक्रेटरी जनरल हो मान लेते हैं, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के किसी कहीं के सदस्य हो, सेक्रेटरी, उसके अंदर किसी भी, अब मान लीजिए यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल एक बॉडी है, उसके आप सदस्य हो, आप भारत में घूमने आए हो और आप पे किसी ने, जी बेटा बिल्कुल आपको दिया जाएगा। अब आप मान लो भारत में घूमने आए हो, आप पे किसी ने सिविल केस मार दिया, भाई मेरे को गाली दे दिया, 504 धमकी दिया झगड़ा करते वक्त, उस पर केस नहीं चलेगा। ये हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। क्यों? इसको हमने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे के रखी है कि अगर इनसे थोड़ी मोटी छोटी मोटी अगर गलती हो जाए ना तो हम माफ कर देंगे। ये चीज समझ में आ रही है? फॉरेनर डिपेंड करता है कैसा है। अगर आप टूरिस्ट हो तो आपके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। डिसएडवांटेज यही तो बताया, कितने सारे फंडामेंटल आपके हाथ में नहीं है। अब डिसएडवांटेज यही हो जाता है आपके हाथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तुरंगी चल निकल। डिसएडवांटेज और बताता हूँ, और बड़ा डिसएडवांटेज बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप फॉरेनर हो, आप बाहर से आए हो, अब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं है। अब कोई फॉरेनर आता है, अगर आपका शनिवार वाला घुसना है, आपकी फीस होगी, मुझे नहीं पता भी कितनी, 25-50 रुपए होगी। अब वहीं पर फॉरेनर की 250 या 500 हो जाती है, 5-10 गुना ज्यादा होता है हर चीज के लिए, और भी डिसएडवांटेज हो जाते हैं, यानी आपके राइट्स यहाँ ज्यादा वर्क नहीं करते। वैसे ही इंडियंस के लिए भी, अगर आप भारत छोड़ के पढ़ने अगर कहीं और जाते हो ना तो आपके हाथ में ज्यादा राइट्स नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो आपकी वहां पर पहले सुनवाई नहीं होगी, पहले वहां के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं इंडिया से? इंडिया से क्यों नहीं? उसके पास बेटा देखो, कुछ हर एक देश में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का भी पार्ट होता है, उसके पास अगर इंटरनेशनल होगा तो अलाउड है। समझ में आ रहा है? सब जगह चला सकता है, तो कई सारे लोग इंटरनेशनल अप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए फिलहाल आगे देख लेते हैं। नेचुरलाइजेशन देखिए, नेचुरलाइजेशन के लिए ये उतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझा देता हूं। नेचुरलाइजेशन से हम उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप देंगे जहां पर इंडियंस को अलाउ किया जाता है वहां का सिटीजनशिप देना। मतलब पाकिस्तान से कोई आ रहा है, अगर पाकिस्तान में भारत वालों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी तो हम भी नहीं देंगे, चाहे वो नेचुरलाइजेशन से क्यों ना हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये सारी चीजें ऐसी ही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला क्या है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था? पौंडीचेरी। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, तो डायरेक्ट सिटीजनशिप हो जाएंगे। जैसे पौंडीचेरी में जितने भी लोग रह रहे थे 1954 में भारत का पार्ट बना, पूरे के पूरे इंडियन सिटीजन बन गए, वो भारत से जुड़ जाएगा। ठीक है, सिटीजन फ्रॉम द डेट नोटिफाइड, यानी वो कब से सिटीजन कहलाएंगे? जब से वो भारत का पार्ट बन जाएगा। सिटीजन्स ऑफ पौंडीचेरी एज सिटीजन, एज वो तो सारी चीज पता ही है। पौंडीचेरी जैसे इनकॉर्पोरेट किया गया, वो हमारे भारत के सिटीजनशिप बन गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 इशूड द सिटीजनशिप। पौंडीचेरी ऑर्डर नहीं, ये सब काम करनी है। चलो, ये सारी चीज इसमें एक ही लाइन आपकी काम की थी। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, फ्रॉम द डेट नोटिफाइड का मतलब क्या हुआ? आप भारत के सिटीजन, अगर मान लो पौंडीचेरी हमारे भारत में कब जुड़ा? 1954 में, तो फिर उनको भारत के सिटीजन कब से कहलाने जाने लगा? 1962।
यानी कि पार्लियामेंट डेट नोटिफाई करेगा कि वो भारत के सिटीजन कब बनते हैं। 1955 में कौन सा एक्ट है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि पौंडीचेरी जो भारत से जुड़ा है उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए, तो वो हमने कब एक्ट पास किया? 1962 में। तो पौंडीचेरी के लोग, यानी ये क्वेश्चन आपका, ये वाला जो आपका, फिर से मैं बता रहा हूं, ये वाली लाइन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने क्वेश्चन कैसे बन सकता है? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। अगर हमने किसी फॉरेन टेरिटरी को भारत का पार्ट बनाया है तो वो भारत के सिटीजन कब बनेंगे? पहली लाइन होगी जिस दिन वो भारत से जुड़ा। समझ में आया? जिस दिन राष्ट्रपति घोषित करेगा, जिस दिन पार्लियामेंट घोषित करेगी, जिस दिन स्टेट लेजिस्लेचर घोषित करेगा। आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट जब नोटिफाई करेगा तब वो भारत के सिटीजन बन जाएंगे। और पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू नोटिफाई करेगा? आर्टिकल 11। याद है? पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है ना? अब इसके अलावा ये एक और चीज है जिसके थ्रू भारत में कुछ लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी। आसाम अकॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए आसाम अकॉर्ड क्या है? अकॉर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? अग्रीमेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अग्रीमेंट, या इसे आप बोल सकते हो पैक्ट। ठीक है? पूना पैक्ट सबको पता होगा, गांधी जी ने साइन किया था। नहीं पता है, हम बाद में देखेंगे हिस्ट्री में। आसाम अकॉर्ड को क्या कहा जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब जहां आप रह रहे हो। हम सेटल हो चुके हैं पुणे में, कोई सेटल हो गया है महाराष्ट्र में, कोई सेटल हो गया है यूपी में। तो आसाम अकॉर्ड क्या है? मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट विच वॉज साइंड। उसको साइन किसने किया था? राजीव गांधी ने और पीके महंता ने। पीके महंता कौन है? फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम। पहले इतना लिख लीजिए, पहला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसाम अकॉर्ड क्या है। आप क्या बोलोगे? एमओएस है। क्या है? एमओएस। वैसे ही एमओयू भी होता है, वैसे ही एमओए भी होता है। अब जिसने बेटा बीकॉम वगैरह पढ़ा होगा, कॉमर्स होगा, ये सारी चीजें जानता है। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ, ये से क्या हो जाएगा? कुछ होता, अंडरस्टैंडिंग होता है। ए से मेरे को याद नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ होगा। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए। अब दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि आसाम अकॉर्ड कब साइन किया गया था, ये सेकंड लाइन है, 1985। एक और चीज, आसाम जो अग्रीमेंट है, इट इज अ ट्रायलैटरल अकॉर्ड। ये भूलना मत, मतलब ये दो पार्टी नहीं, तीन पार्टी के बीच में साइन किया गया था। लिखना, ये जो अकॉर्ड है ये तीन लोगों के बीच में साइन हुआ था। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी राजीव गांधी, दूसरा आसाम का सीएम, और तीसरा आसाम के तरफ से अलग से कोई स्टूडेंट के लिए मोर्चा निकाले थे उन लोग। ठीक है, ऐसे तीन लोगों के बीच में कुछ चला था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 1986 में। उसके थ्रू क्या किया गया? पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। कुछ लोग बांग्लादेश से भाग भाग कर भारत में आए थे। तो बिफोर 1996 ऐसे लोग जो बांग्लादेश से भारत में आए हैं 1966 के पहले, तो डायरेक्टली बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। आसाम अकॉर्ड में ये कहा गया है। आसाम अकॉर्ड का पहला चीज बता रहा हूं। आसाम अकॉर्ड में क्या कहा गया था? बांग्लादेश से कुछ ऐसे लोग जो भारत में आए हैं, बट कब आए हैं? 1966 के पहले, वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे। आसाम अकॉर्ड में पहली चीज ये कही गई है। दूसरी चीज देख लेते हैं, केम आफ्टर 1966। अब आसाम से कुछ लोग होंगे ना जो 1966 के बाद आए हैं, वो भी बन सकते हैं। बिफोर 1971 कैन बिकम द सिटीजन, बट राइट टू वोट विल नॉट बी देयर फॉर 10 इयर्स। अब मान लीजिए बांग्लादेश से कुछ लोग जो 1966 के बाद में आए हैं और 1971 के बीच में आए हैं, वो भी सिटीजन कहलाएंगे, लेकिन 10 साल तक उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये दो कंडीशन है आपकी आसाम अकॉर्ड की, लिख लीजिए। इतना डिटेल में आसाम अकॉर्ड भी आपको कोई नहीं बताएगा, हमने आसाम अकॉर्ड भी आज देख लिया है। कई बार पता है लोगों को एग्जाम में जब आसाम अकॉर्ड से क्वेश्चन आता है ना, उनको ये समझ नहीं आता ये चीज पढ़ाई कहां जाती है। आपको मैंने आज पढ़ा दिया। अच्छा, आसाम अकॉर्ड को आसाम अकॉर्ड क्यों कहा जा रहा है पता है? बांग्लादेश से भग के लोग कहां आए थे? आसाम में। आसाम तो पड़ोसी राज्य है। कुछ लोग तोड़ तोड़ के भाग भाग के आ गए। डंकी पिक्चर देखा होगा आपने, डंकी। आप लोगों को कोई भी अगर एग्जाम निकालना है ना, आपका ये सारी चीजें तो अव्वल चल रही है। आपके लिए रीजनिंग रीजनिंग सारी चीजें मुरलीधर सर देख रहे हैं। सारा चीज अच्छा चल रहा है, बस आपको फोकस किस पे करना है? सेंट्रल लेवल के एग्जाम को। क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा।
इंग्लिश कैसे करना है मैंने लास्ट टाइम बताया था, ओके। अच्छा, किसी ने मॉक टेस्ट दिया क्या? मॉक टेस्ट मारो रेलवेज का। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके तो कितना? 40 40 मिला। करना है, मेहनत करना है। 40 40 40। अच्छा, आपको जीके में ही नहीं मिला? एक एक ही मतलब आपने 60 में इंक्लूड है रीजनिंग और मैथ्स में। अच्छा 100 में से 40 है। 100 में से 40 मतलब 30 का उसमें आपका 30 और 40। हाँ, 30 रीजनिंग है, 30 मैथ्स है और 40 जीके है। एक बात बताइए, मतलब आपको मैथ्स रीजनिंग में कम मिले हैं? मैथ्स रीजनिंग में बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 60 में मिनिमम 50 मिलना चाहिए। यानी आपको केवल 10 मार्क की इंप्रूवमेंट लेनी है मैथ्स और रीजनिंग में। पहले तो मैथ्स भी इंप्रूव करो, प्रैक्टिस करो और ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि एग्जाम में कुछ निकलेगा। भले ही ये सारी चीज धीरे धीरे लेनी है, ओवरनाइट नहीं होनी। अब आपका अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, थोड़ा सा अच्छे से करो। बाकी किसी ने नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? देखो बेटा, सेक्शनल नहीं, एक बार मारिए। अच्छा, जो लोग, जरूरी नहीं है, जो लोग रेलवेज के लिए बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर, वैसे भी रेलवेज 3-4 साल में एक बार आता है, लेकिन सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, ये हर साल एग्जाम आना है। 2025 का कैलेंडर आ चुका है। अभी स्टेनोग्राफर आएगा, स्टेनोग्राफर भी भरना है। स्टेनोग्राफर ऐसे निकलेगा। अब बताओ। नहीं, बताएंगे बताएंगे, चलो पहले आगे देखते हैं। अब बेटा, दो तरह के कार्ड्स होते हैं, दो तरह की स्कीम है, मैंने ये ला चुकी है, अब देख लीजिए ये है क्या। एक होता है पीआईओ। क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये एक स्कीम है जिसको लॉन्च करती है 2002 में। और अभी हमने देखा था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी एक स्कीम है जिसको लॉन्च करती है 2005 में। ये डिफरेंशिएट करते हुए लिखो, पीआईओ और ओसीआई में फर्क बता रहे हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब लॉन्च हुई? 2002 में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक स्कीम थी, कब लॉन्च हुई? 2005। अगर किसी ने पीआईओ स्कीम के अंदर अपना नाम रजिस्टर किया है, या वो भी एक मान लीजिए कार्ड पासबुक जैसा चीज होता है, अगर किसी ने अपनी ये स्कीम अभी करा ली है, तो आपको भारत में जब भी आना है आपको वीजा लगेगा। लेकिन अक्षय कुमार ने क्या लिया होगा? ओसीआई। ओसीआई कार्ड आपको विदाउट वीजा, यानी वीजा फ्री एंट्री मिलेगी भारत में हमेशा। वीजा की कोई जरूरत ही नहीं है, लाइफ टाइम, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अब देखो, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई इंडियन सिटीजन जो भारत में रह रहे अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपका नेचुरली आपका हो जाता है, ठीक है। और पीआईओ के लिए क्या है? पीआईओ के लिए क्या होता है? तो फीस नहीं लगती। लेकिन आपका ओसीआई के लिए क्या करना पड़ता है? ये ओसीआई है, पीआईओ नहीं है। ओसीआई के लिए क्या करना पड़ता है? स्कीम लेने के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब अप्लाई करना पड़ता है। आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, वहां पर करना पड़ेगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, मुझे ओसीआई चाहिए। उसके लिए आपको फीस कितनी लगेगी? $275, या आप उसको बोल सकते हो 15 से 17 हजार के बीच में आपको लगभग लगभग लगेगा। अब आखिरी चीज, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यानी कि आपके पास क्या नहीं है? ओसीआई कार्ड नहीं है, आपको भारत जब भी आओगे ना, ये 150 नहीं 180 डेज है। अगर आप पर्सन ऑफ, आपके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, मतलब आप कौन हो? पीआईओ हो। पीआईओ का कार्ड आपके पास है। अगर आप भारत में आते हो और भारत में आपको 180 दिन से ज्यादा रहना है, 180+ डेज, तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर इंफॉर्मेशन देना है कि मैं भारत में रुका हुआ हूं। ये समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो नो नीड टू रजिस्टर टू द पुलिस स्टेशन। आपको मैटर ही नहीं करता। जैसे अक्षय कुमार को 360 दिन रहने, रह ले, पूरा साल भर रहने, रह ले, क्योंकि उसके पास क्या है? ओसीआई कार्ड है। लेकिन एक चीज हम बताना चाहेंगे, 2015, स्टार कर ले उसको, 2015 में ना, 2015 में पता है क्या किया हमने? पीआईओ लोन की कोई चीज ही नहीं है। जितने भी इंडियन ओरिजिन है उनको ओसीआई कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ओसीआई कार्ड लेना ही पड़ेगा, ये नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो पहले था, हमने बैकग्राउंड देख लिया। आपको दोनों में फर्क समझ में आया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, समझ में आ रहा है, और उसके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, तो उसके पास ये कंडीशन अप्लाई होती थी। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहा है वो ओसीआई कार्ड ले सकता है। समझ में आ गया? और उसकी कंडीशन ये है। ओसीआई की कंडीशन क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? विच अमाउंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ओसीआई। तो आपको ये तीन फैक्ट्स याद रखने हैं कि ओसीआई को इंप्लीमेंट करने की फीस क्या है? $275। ओसीआई वाला भारत में केवल 180 दिन तक रह सकता है, उसके बाद उसको पुलिस में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। सही है गलत है?
गलत है, उसको देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी चीज क्लियर हो गई? जर 180 दिवस जास्त राहायचं असेल तर अब वो मायने नहीं रखता, वैसे तो वो पुरानी चीज थी, पहले की बात है। ठीक है, रजिस्टर टू द पुलिस स्टेशन। डन। अब देखो मैंने क्या बताया है, 2015 में पीआईओ स्कीम और ओसीआई स्कीम को मर्ज कर दिया गया। मतलब अब भारतीय जो बाहर रह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। मतलब अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं, जैसे अभी सुनीता विलियम्स, ठीक है, पता होगा, फंस गई थी, ठीक है, स्पेस में। चलो अभी फिलहाल याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया। हाँ हाँ स्पेस में ही है ना। हाँ, फंस गई थी वो, तो मैंने ट्रेस नहीं किया न्यूज में क्या आई कि नहीं, वैसे तो स्पेस में ही। अच्छा, अब तक हमने क्या देखा था बेटा, 5 तरीके जिसके थ्रू आप क्या बन सकते हो, भारत के नागरिक बन सकते हो। पहला तरीका क्या था, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। पक्का? 5 तरीके। 3 तरीके है टू लूज द इंडियन सिटीजनशिप। ऐसे 3 तरीके जिससे आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है, बाय रिनंसिएशन, बाय डिप्रीविएशन, और आपका हो जाएगा बाय टर्मिनेशन। ये ले लीजिए, बाय टर्मिनेशन। डन। 3 तरीके। अच्छा, रिनंसिएशन मतलब त्यागना, रिनंसिएशन मतलब त्यागना। अब आपका डिप्रीविएशन मतलब वंचित। अगर बेटा आप अगर भारत देश को गद्दारी कर रहे हो, मतलब हमारा किसी देश के साथ मान लो युद्ध चल रहा है, आपने उसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे दी, तो डिप्रीविएशन से आपकी गई। हाँ ठीक है। खास फरक है। टर्मिनेशन, अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हो तो आपको, या रूल्स एंड रेगुलेशंस भी छोड़ो, अगर आपको किसी विदेश में जाके 7 साल से ज्यादा अगर सजा दे दी गई है, कुछ दे दी गई है, 2 साल से ज्यादा या 7 साल का कुछ है, आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, देखो रिनंसिएशन क्या होता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल एज ये वाला जाने, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। यानी कोई भी भारतीय बंदा अपने मन से अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकता है। ये पहला तरीका है, समझ गए? पहला तरीका क्या है, आपको भारत की सिटीजनशिप छोड़नी है और किसी और देश की अपनानी है। इफ दैट पर्सन हैव अ किड who is a minor below 18 years, even his or her citizenship will also be lost. अच्छा, एक और चीज इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं, मेरा बच्चा है 5 साल का, उसकी भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर वो तो माइनर है ना, उसको क्या समझ में आ रहा है, वो 18 साल के बाद अगर भारत में आता है और बोलता है मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, उसको मिल जाएगी। अब उसको 5 तरीकों में से कोई एक तरीका जो भी वो फुलफिल कर पाए, उसको उसके थ्रू क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब डिप्रीवेशन देख लेते क्या होता है। अगर किसी ने भारत की सिटीजनशिप एक्वायर की है फ्रॉड, बाय फ्रॉड, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप गई। मतलब उसने कोई तथ्य छुपाया होगा, बाद में पता चलता है भाई वो क्रिमिनल है, कुछ भी अगर ऐसा पता चलता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, वो अगर डिसलॉयल्टी प्रूफ करता है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम फॉलो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो सरकार चाहे हमारी सिटीजनशिप रद्द कर देगी, हम अगर कोई रूल्स बार बार तोड़ रहे हैं। अनलॉफुली, अगर भारत में आप इलीगली कोई ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, देखो ड्यूरिंग वॉर, एक और चीज मैं बता रहा हूं इसको अलग तरीके से। अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और आपने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी, या उनको हथियार पहुंचा दिया, या भारत से गद्दारी की है, तो आपकी किसके थ्रू खींची जाएगी, छीन ली जाएगी सिटीजनशिप, बाय डिप्रीवेशन, ठीक है। और अगर कोई भारत का सिटीजन 7 साल भारत के बाहर लगातार रह लेता है, सिटीजनशिप रद्द। अब कहिए आप क्या कह रहे हैं। ऐसा कोई करेगा अगर वो सीक्रेट भाग करेगा, उसको डायरेक्ट फांसी दे देंगे। जरूरी नहीं फांसी, भारत में ना बहुत ही एक्सेप्शनली फांसी दी जाती है। कसाब को फांसी देने के लिए कितने साल लग गए, रेपिस्ट को साले वो 16 रेपिस्ट थे उनको फांसी नहीं मिली। भारत में बेटा
गंदे कामों के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी, आप शरीफ हो तो तुरंत लटकाया जाता है। अभी आप देखिए वो सबने सुना होगा अतुल सुभाष, इतना वाहियात किस्सा, सामने मेरे को तो दिमाग खराब हो गया पूरा, जैसे देखा भारत में पूरे वुमेन सेंट्रिक लॉज है, पूरी की पूरी महिलाएं आधे से ज्यादा केस रजिस्टर करती है, पूछते हैं पुरुष, बंदे की क्या गलती थी? देखो भारत में ये 498 एक हट से रफा दफा करना चाहिए, पूरे भारत के जो मर्द है उनकी पूरी जिंदगी साली झंड हो जाती है। वो लड़कियां क्या करती है, 498 एक ठोकती है, पहले जाती है बहुत मासूम बन के, बोलती है अजी मेरे को एक कंप्लेन करने है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। बोले क्या हुआ है? बोले मेरे को खाना नहीं खिलाते थे, मेरे को पटक पटक के मारते थे, मेरे को पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लड़का आएगा प्रूफ करेगा। अरे भाई साहब इतने रंगीन और इतने संगीन वो आरोप लगा रही है, पहले पूछ तो लो, कोई तो प्रूफ होगा उसके पास, पटक पटक के मारे कुछ तो प्रूफ होगा। आपको खाना नहीं दिए, कहाँ इतनी हट्टी कट्टी सारी गोली लग रही है, उसके बाद भी आप जाके, ये बहुत गलत बात है, सुसाइड करना ही पड़ा ना उसको। 5 साल 29 साल की उम्र में भाई साहब एक साइट में एक लड़की से मिलते हैं, 1 साल के अंदर उनको एक बच्चा पैदा होता है, 4 साल तक वो साथ में रहते हैं, 4 साल तक वो उनके आजा परदादा दादा दादी मम्मा पापा चाचा भाई सबको पाला, बहुत पैसा दिया, जब जब मेडिकल कंडीशन आई पैसा दिया, लेकिन उसको पता चला मैं ये हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं उनको पाल रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी तो है, मेरे भी तो पर्सनल एक्सपेंसेस है। उसने सिर्फ इतना कहा कि नहीं मैं आपको ऐसे में उनको पाल नहीं सकता, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल दूंगा। लड़की अपना बैग उठाई गई वापस, 1 साल तक मनाने की कोशिश की गई, प्लीज मान जाइए वापस आ जाइए, माँ बाप है उनको भी तो जरूरत है, आप घर पे रहते, वैसे भी वो पहले काम करती थी, आईटी सेक्टर में काम थी वो कर रही थी, भाई साहब आईटी सेक्टर की जॉब छोड़ के घर में बैठ के सीरियल देखने लग गई, दिन से दिन रात डोरेमोन का अपना ड्रामा देखने लग गई, ड्रामा देख देख के अलग अलग उससे डिमांड करने लग गई। अब मान लीजिए कोर्ट में फेक केस के एफआईआर होता है 498A, अब 498A क्या है, मतलब शादी के बाद प्रताड़ित किया गया, शादी के बाद उसने जबरदस्ती उसको दहेज की डिमांड किया। आपको पता है डाइवोर्स एक्ट 1961 सेक्शन 3 सेक्शन 4 क्या कहता है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों इलीगल है। अगर उसने केस ठोकी है दहेज का, जबकि प्रूफ नहीं है उसके पास, उसके बाद आपने जब देना लेना दोनों इलीगल है तो लड़की को क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? उसने पूरे प्रूफ दिया, हर एक ट्रांजैक्शन बताया कि ये लड़की हर तरीके से गलत है, फिर भी कोई कोर्ट में उसकी डिमांड नहीं की गई। जज साहिबा आती है, जज साहिबा उनको बोलती है कि बेटा देखो आपको इनको 40,000 या 20,000 जो भी होगा, 40,000 लगभग महीना एज अ सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस, आपको 40,000 मेंटेनेंस देना होगा। वो बोलता है क्यों दूं, सारे प्रूफ तो मेरे पास है, गलत तो उन्होंने किया है, रहना तो वो नहीं चाहती, और वैसे भी वो पढ़ी लिखी है, वो कहीं जॉब भी कर सकती है, जानबूझ के खाली तुली बैठी है, मैं 40,000 क्यों दूं, आपको देना पड़ेगा नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। उसने बोला दूंगा, बीच में 40,000 का एक आधा कोई पेमेंट स्लॉट रह गया, उसने जाके पुलिस स्टेशन में फिर से रफा दफा कर दी, उसके तहत उसने फोन लगाया, बोला बात हमारे बीच की है, अगले महीने में 40,000 दे दूंगा। बट इसी बीच में उसको बहुत ज्यादा हैरेस किया जा रहा था, उसने समझाने की कोशिश किया, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर बताइए मैं नहीं रहूंगा, मुझे जेल में डाल देंगे तो आपको 40,000 कौन देगा, आपकी पार्टी कैसे होगी? उसने बोली मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरी पार्टी चलती रहेगी, आप निकल लो। और उसने जब जुडिशियल सिस्टम को कहा, एक क्वेश्चन पूछा कि इसी जुडिशरी सिस्टम के कारण हम जैसे आदमियों को सुसाइड करना पड़ता है, तो जज साहिबा ने कहा कि मर जाओ, आप क्यों नहीं कर लेते, पहली बार प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद जब फोन में वो बहस कर रहा था कि मेरे अगर 40,000 नहीं देंगे आपकी पार्टी कैसे चलेगी, बिरलो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तुम सुसाइड कर लो, तुम 40,000 नहीं दे पा रहे हो। फाइनली भाई साहब 24 पेज की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पहले पेज में जज साहिबा का नाम लिखते हैं कि उन्होंने मुझे प्रोवोक किया, मेरी जो पूरे लोगों का पूरे 24 पेज में चिट्ठा लिख दिया पूरे प्रूफ के साथ। तो अगर इसके बाद भी अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, मैं आई एम गोइंग टू कमिट अ सुसाइड, मेरे सुसाइड के बाद भी अगर हमको हमारे भारत के पुरुषों को न्याय नहीं दिया जा रहा है तो मेरे जो अस्थिया है उसको गड्ढर में बहा दो। अब भाई साहब नहीं रहे, आपको पता होगा एक्स में उन्होंने किसको टैग किया, किसी भारतीय नेता को नहीं किया, उसको मालूम है सब साले ढीले हैं, उसने किया डोनाल्ड ट्रंप, उसने किया एलन मस्क। अब उसने ना ये गलत ही किया, उनको क्या पता चलेगा किसी आदमी, उसने लिखा इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेड मैन
कि आप एटलीस्ट इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए और इसको एक इंटरनेशनल न्यूज बनाइए ताकि भारत के पुरुषों के साथ ये सब ना हो पाए। अब बोले नाउ द मैन इज डेड एंड हिज एटीएम इज आल्सो डेड। हर चीज पे एटीएम लाए जाओ, घसते जा रहा, पुलिस को पैसा देना है, लॉयर को पैसा देना है, चाचा को पैसा देना है, भाई को पढ़ाना है, माँ के पूरे एक्सपेंसेस देने हैं, 40,000 रुपए उसको मेंटेनेंस देना है, उसको अपनी वकील की पूरी फीस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, अब आपको पालना है। हर जगह पैसे दे के भाई साहब थक गए थे। उनकी वाइफ ने, मुझे नहीं पता, जितना मैंने देख पाया है उन सोर्सेस से पता चला, पहले 1 करोड़ की डिमांड की, फिर 3 करोड़ की डिमांड की। बोलती है 3 करोड़ वाली बनी दो। क्या है? क्लियर कट वो बता रहा था कि मुझसे पैसों के लिए शादी की गई है। एक बार बस मैंने पैसे यही कहा ना कि हेल्प करूंगा, पालूंगा नहीं। क्या गलत है? और ये चीज क्या होती है भाई साहब कि भारत में अगर वो 498 लागू कर रही है, बिना जांच के आप कैसे कोई एफआईआर दर्ज कर सकते हो? आपको पता नहीं है, सब दर्ज करने की बात नहीं। अगर एफआईआर दर्ज हो गई ना, मैं जानता हूं, पापा भी पुलिस में रहे हैं, अगर आपके खिलाफ अगर 498 के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है ना, पुलिस वाले तुम्हारी जान खींच लेते हैं, अलग से साले बाहर निकाल लेते हैं। इतने बार आपको पुलिस थाने में आना जाना होगा। और क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? इन्वेस्टिगेशन में भाई साहब उनको तो बुलाइए, सेकंड पार्टनर का है, तो यही होता है। कि हम तो नहीं, हमारी मतलब वहां चीज वैसी हो जाती है। सारी चीज आपके भारत में सारा चीज होगा, आप जाने दीजिए। फिलहाल वापस आ जाते हैं। आज दूसरा टॉपिक हो नहीं पाएगा, ये सारा डिप्रीवेशन सारा आपका हो गया है, ठीक है। अब आपका टर्मिनेशन क्या होता है देख लीजिए। ये टर्मिनेशन के थ्रू क्या होगा? अगर आपने किसी देश की सिटीजनशिप एक्वायर की है, भारत आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट मतलब रद्द कर देना, ठीक है। तीन चीजें आपकी हो गई। पहला तरीका था आप खुद छोड़ दो, यानी रिनंसिएशन। मैं फिर से बता रहा हूं, रिनंसिएशन वर्ड ऑफ द डे है। रिनंसिएशन मतलब त्यागना। आप खुद अपनी सिटीजनशिप त्यागोगे। डिप्रीवेशन, अगर आप दूसरे देश को वॉर के दौरान उसके साथ लीगल ट्रीट करते हो, उनसे सीक्रेट रिव्यू करते हो, भारत का असला बारूद उड़ा दो, तो भारत को तो वो आपकी सिटीजनशिप रद्द करेगा। या अगर आप भारत के सिटीजन हो और किसी भी देश में 7 साल या उससे ज्यादा रह रहे हो, तो आपकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। टर्मिनेट मतलब कब की जाएगी? जब आपने भारत के अलावा किसी देश की नागरिकता अपना ली है। और यहीं पे आपका क्या होता है? सिटीजनशिप समाप्त होता है, जो कि मैंने पहले कहा है। अब आपको बताना चाहूंगा, एक सिंपल टिप देना चाहेंगे हम। आज के बाद आपका रियल पॉलिटी चालू होने वाला है, भर भर के क्वेश्चन वहां से आएंगे। इसके बाद जो आपका फंडामेंटल राइट्स रहेगा, वहां आप लोग छोड़ नहीं सकते। आपको अच्छे से पढ़ना है। ये इतने डिटेल में वैसे तो कोई पढ़ाता नहीं, हमने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे, इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपको ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत चिल्लर लगेंगे। इतना ज्यादा आपने बीच में पढ़ा है। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आर्टिकल 11 क्या है? आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आर्टिकल 7 क्या है? आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंडिया में सिटीजनशिप कैसी होती है, सिंगल, ड्यूअल, डबल? सिंगल। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। हमने इतना डीप में किया है कि आपको बेटा अब आने दो, अब आप रेडी है किसी भी तरीके से, कितना भी घुमाने दो। अभी तो मैंने एमसीक्यूज भी नहीं कराया है। मैं एमसीक्यूज कब कराऊंगा? टॉपिक वाइज, वो आखिरी में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो बड़े मुश्किल से 2 या 3 सेशन पूरे एमसीक्यूज खत्म। आपकी जैसे ये तैयारी अभी भी मैं बता रहा हूं, हिस्ट्री में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो। आपको 2 सब्जेक्ट में फोकस करना है। एक आपका होगा पॉलिटी, एक आपका होगा ज्योग्राफी। यही 2 चीज आपकी नैया पार कराएगा। करंट अफेयर तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो 3 सब्जेक्ट से सोचो, आपको लगभग 10 क्वेश्चन पक्के, 9 से 10। समझ में आ रहा है? ये 3 वेटेज बहुत बड़ा कैरी करते हैं। स्टैटिक जीके में होमवर्क देते जाऊंगा। करंट अफेयर में आपका स्टैटिक जीके कवर कराता हूं, सारे डेज आपको याद करवाने बोला हूं, सारे डांस फॉर्म वो आपको होमवर्क दिया जाएगा। कुछ चीजें स्टैटिक जीके आप अपने से कवर करिए। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टैटिक जीके से अलग से क्लास लूं, मैं आपको कंट्री और कैपिटल्स रटवा रहा हूं। बेटा कुछ चीजें अपनी तरफ से करिए। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बताइए पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो आपके लिए दही चिल्लर क्वेश्चन होना चाहिए। क्या है वैसे? वल्ला रे वल्ला 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 रे वल्ला वल्ला, बताइए आप। वॉरसॉ क्या है? वॉरसॉ। चलिए अब आपका दिन शुभ मंगल में हो। धन्यवाद।